अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आप लोगों को शो में। गुड मॉर्निंग, अ वेरी वार्म वेलकम इन द शो। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी। अक्सर मैंने देखा है जब कोई भी किसी भी ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट होती है, जब भी वो कोई सैंपल्स जो है वो घर घर में जाके देखते हैं तो वो ऐसे खुद ना एक से कोट पहन लेते हैं। तो मुझे लग रहा है लिटरली वो देखो लगता है कि सैंपल चाहिए। मैडम ये बहुत अच्छे शैम्पू जो है ना बिल्कुल भी एक कलर के नहीं है। हमने कोशिश की हुई है वैसे मिलाने की, लेकिन एक कलर के नहीं है। आप लोगों को पता है कि अक्टूबर का पूरा महीना जो है वो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से मनाया जाता है और आज का हमारा शो भी इसी हवाले से होगा। इस वजह से हमने कोशिश की कि हम ऐसे कलर्स पहने ताकि उसकी अवेयरनेस मुझे तो मैं आपकी वजह से बैच किया था, मैंने नहीं उससे किया। अच्छा। मुझे याद नहीं था। नहीं मुझे याद था। याद आपको होगा, मतलब ऐसे स्लिप हो जाता है। नहीं मुझे नहीं याद। अच्छा हुमायूं, आप मेरे लिए कोई सवाल सोच के आए हो या नहीं आए, या मैं पूछ लूं? यार कितने बच्चों वाली चीज़ों में। मुझे बात बताओ, मैं आपने वो देखा है एक बहुत मजे की कैंपेन आई थी, मैंने इस कैंपेन याद है। हाँ। उसमें ये होता था जो आपका साबुन होता था ना पुराने वाला, चाहे इतना सा पड़ा हुआ है, वो आपसे लेते थे और आपको नया साबुन दे देते थे। अच्छा मुझे हाँ नहीं हाँ याद। किसी को वो याद है? मगर भाई आपको याद है? नहीं मुझे नहीं याद। अच्छा गुड इम्तियाज, यस। अच्छा नहीं, मुझे उनकी वो कैंपेन का वो हिस्सा याद है जो वो स्कूल्स में डॉक्यूमेंट्रीज और वो उस तरह की चीजें दिखाई जाती थी, लेकिन साबुन आपके पास कोई भी पुराना साबुन है वो आपने उनको देना है, ठीक है? वो कहती है कि आप वो दे दें और आपको नया साबुन मिल जाएगा। कितनी अच्छी वैसे मार्केटिंग टेक्निक है। मतलब अगर देखा जाए तो फिर जाहिर है अगर आपको एक दफा कोई इस तरह से देगा तो आप ज्यादा उस पर भरोसा और एतबार करने लग मिल गया था। अच्छा पर ये हलीमा, ये मार्केटिंग की टर्म भी है, कहते जो चीज़ फ्री मिले उसकी अहमियत क्यों? आई डाउट दैट क्योंकि पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है लोगों को, आपके मिजाज को। मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसी ब्रांड से ख़रीदना शुरू कर दी जिन्होंने पहली दफ़ा अपना सैंपल मुझे फ्री दिया। अच्छा? हाँ, मैंने लिटरली मैंने बहुत सारी चीज़ें उस ब्रांड। एक तो जब आप सैंपल देते हैं ना तो सैंपल अपनी बेस्ट क्वालिटी में होता है। जो सैंपल आप किसी को भी देते हैं वो बेस्ट क्वालिटी होती है, प्रोड्यूस हुई हुई, तो वो आप किसी को देते हैं और फिर आपको ना उस ब्रांड की आदत पड़ जाती है और आप कहते हो यार ये बहुत रिजल्ट अच्छा था, कहते हो यार लेट्स टेक इट अगेन। हाँ, और फिर आपको जब वो नहीं सही मिलता ना तो आप कहते हो कि नहीं ये यहाँ से सही नहीं मिलता है, वहाँ से सही मिलता है, तो मैंने वहाँ जाके लेना है, तो आप लेते हो। मैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें। ये बटन बंद होता है? नहीं होता इसका बटन बंद, ये ऐसे ही है। ऐसे ही है? ऐसे ही है, फ्लैपर साइड। हाँ, ये भी मुझे सुबह पहन के पता लगा। अच्छा सवाल जो है वो ये है, मैं जैसे कि आप लोगों को पता है बहुत अच्छे सवाल लेके आती हूँ, तो मैंने आज आपसे पूछना है कि आप एक टीम प्लेयर हो या इंडिविजुअल हो? मुझे लगता है इससे आपकी शख्सियत पे बहुत असर पड़ता है कि क्या आप एक टीम प्लेयर हैं या आप अकेले खेलना पसंद करते हैं। ये तो गलत की सवाल गलत है। क्यों, किस तरह से? सवाल का ये सवाल आपको मेरे बारे में बताना चाहिए, बिकॉज somebody else can tell ना। नहीं आप अपने बारे में भी बता सकते हो कि यार मैं अपनी टीम के साथ आपको तो लगे और यार हर किसी से पूछो और कोई कहता है मैं तो टीम प्लेयर हूं। ना कुछ लोग बहुत प्राउडली कहते हैं कि नहीं मैं नहीं, आप टीम प्लेयर। बहुत कब लगे आप मैं हूं टीम प्लेयर। अच्छा आप भी हो? आप तो 100% हो। नहीं आप भी हो। आप हाँ, क्योंकि आप कॉम्प्रोमाइज करना जानती हो। हाँ, आप में है, आप में ये एलिमेंट है। और क्योंकि अगर मुझे लगता है हुमायूं हर जगह पे हो, क्योंकि जो टीम प्लेयर होते हैं ना वो हर जगह पे किसी भी इन्वायरमेंट में वो फिट इन हो जाते हैं। फॉर सपोज आपके सोने की जगह नहीं है तो आप बहुत इजी पीजी पर्सन हो गए, आप कहोगे यार मैं कहीं भी सो जाऊंगा, कहीं भी बिस्तर, जैसे होता है कजिन्स की शादियां होती हैं, आपके पास कमरा नहीं होता अलग से, तो आप कहते हो हम कहीं भी एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो बहुत ठूं ठां वाले होते हैं, नहीं जी हमें तो अपना। मैं वहां नखरे करता हूं जहां पे मुझे पता है नखरे मानेगा कोई, जहाँ कोई नहीं मानेगा मैं वहाँ बहुत इजी होते हैं। मेरी अम्मी कहती हैं कि जहाँ पे से पता है कि इसके नखरे नहीं, जब मैं अपने दादके में जाता हूँ मुझे पता है किसी औकात नहीं रखना मुझे, तो मैं आपको नखरे नहीं करता। नानके में तो आई एम भाई ओ माय गॉड मुश्किल आदमी, ठीक है? ये खाना है वो करना है, क्योंकि पता है मुझे लाड उठाना है। ये नानी अल्लाह ताला वो भी है और खालाएँ, और ये बड़ा बड़ा लाड प्यार किया मुझे खालाओं ने और मामूओं ने, बहुत प्यार से रखा। मतलब अम्मा वाज यंगेस्ट और अम्मी सबसे छोटी थी, तो इस वजह से मेरे खानदान में सबसे छोटा था। सबसे छोटी बेटी का फिर आगे जाहिर है बेटा, तो फिर वो जाहिर है उसको और ऑलवेज ये था कि मैं स्टडीज़ में बहुत अच्छा था, मैं ऑलवेज वेरी वोकल, और मुझे कोई चीज़ बुरी लगती है आई वुड हैव सेड, और आई वाज वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड हमेशा से, दिमागी तौर पे बहुत मजबूत आदमी हूँ मैं, ये बात मैं मानता हूँ कि मुझे कुछ चीज़ नहीं अच्छी लगी, जो चीज़ खराब है मैं उसको बड़े तमीज़ से बताऊँगा।
मुझे बड़ी अच्छी एक बात लगती है अपने, किसी ने मुझे ये बात कही कि जब भी अपनी कोई राय रखनी हो, अपनी राय ज़रूर रखो पर तमीज़ से रखो। और आपने देखा है अगर कॉलर से भी कोई कभी ऐसी कोई बात हुई जो मुझे ना अच्छी लगी तो मैंने बड़ी तमीज़ से अपनी बात रखी भी और उसके बाद मैंने डिस्टेंस भी कर लिया। तो मेरी कुछ स्ट्रैटेजीज है जो मुझे लगता है, और मुझे लगता है दीज आर द थिंग्स दैट अ टीम प्लेयर हैज़। हलीमा बहुत प्यारा सवाल। अच्छा, मुझे पता है आपके बारे में क्या लगता है। वैसे इतना कमेंट करना नहीं चाहिए किसी के बारे में जब तक कोई मांगे ना, लेकिन चलें फिर भी मैं करें प्लीज करें। मुझे लगता है कि जो चीज़ें लोग बहुत ज़्यादा एज में जाके सीखते हैं वो आपने बहुत पहले सीख लिया। अच्छा हाँ, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि बड़े बूढ़े जो होते हैं ना वो फौरन से किसी को शटअप कॉल दे देते हैं, मतलब उनको किसी की बात बुरी लगे ना तो वो उसे कहते हैं कि नहीं नहीं भाई ये लाइन क्रॉस ना करना। तो हम जो है ना उनके जो बच्चे होते हैं या उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस होते हैं वो हंस के कहते हैं इनका मिजाज ही अब ऐसा हो गया ना, मतलब वो उस चीज़ को कवर अप करना चाह रहे होते हैं। हालांकि कोई बुरी चीज़ नहीं है, अगर आप किसी को कह रहे हो कि आपकी ये लाइन है और आप इसे क्रॉस कर रहे हो तो ये एक बुरी चीज़ नहीं है। मैं जैसे आपने कहा ना बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हूँ, मेरी नेचर ही बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग है, आई डोंट नो क्यों है। अच्छा नहीं, एक शादी के फैक्टर भी मुझे लगता है तो इससे बड़ा फर्क पड़ा है। शादी के फैक्टर पड़ता है फर्क नहीं किस कि शादी की वजह से भी कॉम्प्रोमाइज आ जाता है। नहीं, मैं हमेशा से थी। हाँ, हमेशा मिडिल चाइल्ड। नो मिडिल हो तुम? हाँ कह सकते हैं। हाँ ना, तो मिडिल चाइल्ड बड़ा सेंसिबल होता है, ये कहा भी जाता है बड़ा सेंसिबल। आई डोंट एग्री विद दिस एट ऑल, क्योंकि उसको ज्यादा टेंशन नहीं मिलती है मिडिल चाइल्ड को। नहीं, ये मुझे लगता है पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है, आपके पेरेंट्स ने आपके साथ, ये बहुत सारी चीजें हैं। मैं मतलब मिडिल चाइल्ड मैंने बहुत सारे अजीब किस्म के। अच्छा, आपका एक मसला है जो मैं आपको बताऊंगा, सबसे ज्यादा मसला आपने मैंने पूछा लेकिन मैं आपको बताता हूँ। आपका मसला ये कि मसला नहीं, अच्छी बात भी है कि आप अगर कोई बात बुरी लगे ना, आपको अगर चीज़ नहीं अच्छी लगी तो आप दोस्तों को सिर्फ दे देते हो शट अप कॉल। लेकिन आप इफ यू नो डोंट नो समबडी और वो आपका इस तरह का रिलेशनशिप इतना फ्लेक्सिबल नहीं है तो आप चुप करके निकल लोगे यार। उसकी रीज़न है हुमायूं, हाँ उसकी रीज़न है हुमायूं। इसका मतलब है कि वो इंसान मेरी ज़िंदगी में इतना इंपॉर्टेंट ही नहीं है कि मैं उसके साथ दिमाग खपाई करूँ। तो ये भी ठीक है, मैं कहूँगी अच्छा ठीक है तू समझता रह जा, ठट्ठे खूह में जा मेरी तरफ से। अच्छा मैंने अब एक चीज़ सीखी है, बहुत हंसोगी तुम। मुझे ना जब से सैड गाने लगते हैं ना हलीमा, मुझे कोई ना कोई याद आएगा, उस जबरदस्ती में उसको लेकर आऊंगा अपनी याद में और मेरी आंखों में ना आंसू भर आएंगे। मैं बहुत इमोशनल हूँ, यू नो दैट, ठीक है। आई एम वेरी, यू आर आल्सो वेरी इमोशनल पर्सन। तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल, जैसे आपको बताऊँ अल्लाह ताला फ़लस्तीनी हमारे भाइयों बहनों को अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे। आप यकीन करें कि जब भी स्क्रॉल आता है पता नहीं अच्छी चीज़ें मैं नहीं देख सकता, मुझसे नहीं देखा जा रहा। मैं चाह रहा हूँ इस बारे में, ये वही है कि बिल्ली ने आंखें बंद कर ली हैं ताकि उसे कोई खाए ना, ये वही वाली बात मैंने की है। लेकिन कबूतर ने आंखें बंद कर ली हैं। अच्छा, कबूतर ने आंखें बंद कर ली ताकि उसे कोई खाए ना, ठीक है। पर यकीन मानो हलीमा, मुझे मेरा दिल इस तरह बंद हो रहा है ना, और वो जिस तरह की वो चीज़ें अल्लाह ताला फ़लस्तीनी भाइयों को अल्लाह ताला इतनी गैब की मदद दे, और कुछ ऐसा हो कि उनकी जो ज़मीन है जिस पे ऑक्यूपेशन करना चाहते हैं अल्लाह पाक उनको वापस मिल जाए। और ये शायद इट शुड हैपन फॉर अ गुड, अल्लाह माफ़ी दे, शायद ये लफ्ज़ नहीं ठीक, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये हुआ है ना, इतनी जानें शहीद हुई हैं, बस अब उनको उनके हक मिल जाए, अल्लाह करे, और कश्मीरी भाइयों को मिल जाए। अल्लाह ताला जिन कब्जा किया उनको अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। जितने भी लोग इस दुनिया में सप्रेस्ड हैं अल्लाह करे उनको उनके हकूक मिले, एटलीस्ट वो हकूक मिले जो किसी भी इंसान का बुनियादी हक होता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एजुकेशन है, फ्रीडम ऑफ हेल्थ है, ये सारे हकूक एटलीस्ट उन्हें मिलने चाहिए। बहुत ज़्यादा वहाँ पे मुश्किलात हैं। और हुमायूं, कल मैं एक वीडियो देखी थी, आप तो वैसे देखते नहीं हैं, आपने भी मेरे साथ कुछ शेयर की थी, मत बताना। उसमें वो बच्चा जो है ना वो कह रहा था कि कहाँ है अरब्स और हाँ, वो मैंने देखी थी, मैंने भी देखी थी, जिनको नजर नहीं आ रहा कि हम इतनी तकलीफ में हैं। तो ये इस तरह की चीज़ देख के बहुत तकलीफ होती है। हम तो अपनी सी कोशिश में हम यही कर सकते हैं कि हम उनके लिए दुआ करें, आप लोगों के साथ ये बात शेयर और 26 अक्टूबर को मेरा ख्याल है इस्लामाबाद प्रेस क्लब में भी जो है वो एहतजाज है, जो बहुत सारे पाकिस्तानी लोग वहाँ पे जमा हो रहे हैं। इंशाल्लाह मैं तो ज़रूर जाऊँगा, आप भी मेरे साथ जरूर चलिएगा। यहाँ पर ब्रेक लेने से पहले मैं आपको बताऊँगा, आज आपने बताना है, यकीनन ज़िंदगी के ये दौर चलते रहेंगे, आपने बताना है आपके घर में कौन टीम लीडर है। आपकी अम्मी टीम लीडर है, आपके अब्बू हैं, आपकी बड़ी बहन है, आपके बड़े भाई हैं, कौन है जो कॉम्प्रोमाइज़ करता है और घर को चला रहा है। कोई ना कोई एक बंदा ज़रूर होता है जो घर को चलाता है। मैं अगर इधर 4 लोगों की बात करूं, मुझे लगता है जमील भाई, डेविड भाई और फ़खर भाई, ये तीनों टीम लीडर मुझे लगते हैं कि ये हैं जो घर को चलाते होंगे, क्योंकि इनकी शक्ल से परेशानियां टपक रही होती हैं। जब ये आते हैं पता लग रहा होता है कि घर में इनको सही जो है वो टोया गया है, टो के इधर भेजा गया है। लेकिन मुझे लगता है सख्त पता है कौन होगा,
फखर भाई मुझे लगते हैं, फखर भाई मुझे ये इनका ऐसा टैका हुआ घर में कि फखर भाई बस यूं देखते होंगे और बच्चे यहीं पिघल के ना। अच्छा जमील भाई ऐसे इशारा कर रहे हैं, कोई नहीं ऐसा कुछ भी नहीं पूछते हैं, वापस आते हैं यहाँ पे, लेकिन छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए कॉस्ट हमारे साथ। गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक टू द शो। जैसा कि आप लोगों को शुरू में बताया है कि अक्टूबर का पूरा महीना ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से मनाया जाता है, इसीलिए हम आज थोड़ी सी इस तरह की ड्रेसिंग भी करके आए हैं। पिंक जो रिबन होता है वो एक ख़ास अंदाज में लोग उसे लगाते हैं, पहनते हैं। बहुत सारी आप लोगों ने फील्ड में भी लोगों को काम करते हुए देखा होगा, उन्होंने पिंक रिबन लगाया हुआ होता है। स्पोर्ट्स के हवाले से भी क्योंकि अवेयरनेस फैलाने की बहुत ज़रूरत है। अब तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी थोड़ी सी अवेयरनेस आ गई है। अगर हम 5-6 साल पहले जाएँ तो बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं होती थी इस हवाले से। सबसे ज़्यादा जो अलार्मिंग बात है वो ये है कि 30% वो लोग होते हैं जिन्हें ब्रेस्ट कैंसर होता है और वो अपनी तशखीस नहीं कराते, इसलिए वो ब्रेस्ट कैंसर बढ़ता बढ़ता जिस्म के किसी और हिस्से की तरफ भी चला जाता है। बिल्कुल ऐसे ये बहुत अलार्मिंग चीज़ है, बहुत अलार्मिंग चीज़ है। और ये याद रखिए कि ब्रेस्ट कैंसर की टाइप्स भी होती है। ब्रेस्ट कैंसर एक तरह का नहीं होता, क्या क्या टाइप्स होती है, उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, उसकी तशखीस कैसे की जा सकती है, इस हवाले से आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुनज़्ज़ा अजीज़। इनका ताल्लुक अकबर नियाजी हॉस्पिटल से है और ब्रेस्ट कैंसर सर्जन है। बड़ी यंग एज में मुझे लगता है वो सर्जन बन गई थी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, आई एम डूइंग गुड। आप लोग सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। कितने बजे उठती हैं आप? आई वेक अप एट 5:45। तो ये 5:45 को एक सेट टाइम है? हाँ यूजुअली। ये मुझे अलार्म वाला जो बचपन से लगा हुआ उसको जाके ऑन कर दिया जाता है। ऑन कर दिया जाता है। अच्छा एक अलार्म लगाती है, 4-5 अलार्म नहीं करो। दो तरह के लोग होते हैं, एक जो होते हैं जो एक अलार्म लगाते हैं, 2 6 ओह माय गॉड। अच्छा मेरे 2 हैं, एक में मैं जरा मुझे होश आ जाता है और दूसरे पे मैं मतलब वो जैसे ही बजता है मैं उठ के बैठ सकती हूं। मुनज़्ज़ा मैं आपको इसकी स्ट्रेटजी बताऊं 6 अलार्म की। स्ट्रेटजी ये है क्योंकि आपको 6 अलार्म मैं इसलिए लगाता हूँ क्योंकि मुझे पता होता है कि मैंने किस टाइम पर उठना है, तो मैं उसके पहले के अलार्म लगाता हूँ। मैं अपनी बॉडी से इतनी मोहब्बत करता हूँ और मैं उससे इतने प्यार से रखता हूँ कि मैं फ़ौरन उठ के, ये कहा भी जाता है, मैंने पढ़ा भी है कि फ़ौरन नहीं उठना चाहिए, आपको थोड़ा टाइम लेना चाहिए। तो आई गिव टाइम टू माई बॉडी कि बेटा तूने उठना है, अब तेरे साथ जो होने वाला है इस दिन में जो तूने करना है। सो आई गिव टाइम टू माई बॉडी। मैं पहले उठता हूँ, मैं देखता हूँ कि ओह आज वर्क डे है, फिर मैं इधर हूँगा, मैं उधर हूँगा, मैं देखूँगा, फिर मैं थोड़ी देर और लेटूंगा। सो आई प्रिपेयर माई बॉडी फॉर द डे। सो आई थिंक ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए बड़ी अच्छी काम आई है। लेकिन स्ट्रैटेजी की बात की जाए तो हम अक्सर स्ट्रैटेजी भूल जाते हैं जब बात आती है औरत की एनालिसिस की कि उसको क्या बीमारी है। ये खाली ब्रेस्ट कैंसर के बारे में नहीं है, आप कोई बीमारी ले लें, औरत उस वक्त हॉस्पिटल आती है जब उसकी 3rd स्टेज हो जाती है, जब वो क्योंकि वो काम काज में इतना मसरूफ़ होती है, उसकी जिम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा होती है। कहा तो ये जाता है मर्द कर रहा होता है जिम्मेदारियाँ, लेकिन घर की जो मेन इंपॉर्टेंट वो सारी जिम्मेदारियाँ औरत कर रही होती है, अपने आप को वो भूल जाती है। ये भूलने में एक खुदा ना खास्ता क्या होता है, हम सिर्फ स्पेसिफिकली बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर की। ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है, होता कैसे और इसकी कितनी टाइप्स हैं? ब्रेस्ट कैंसर जैसे जैसे अवेयरनेस कैंपेन्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं फॉर द लास्ट 4-5 ईयर्स, बहुत रेगुलरली हो रही हैं, तो लोगों में अवेयरनेस और वो चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। फिर भी स्टार्ट करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर में बेसिकली छाती की गिल्टी या ऐसा लंप ब्रेस्ट में होना जिसके फैल जाने के चांसेस होते हैं। ठीक है। कैंसर हम किसी भी ऐसे सेल्स को कहते हैं जिनकी ग्रोथ नॉर्मल सेल्स के मुकाबले में अनकंट्रोल्ड होती है। बॉडी में जो बाकी नॉर्मल सेल्स होते हैं वो एक रेट पे ग्रो करते हैं और फिर उनकी खुद ही से अपॉप्टोसिस या जिसको हम डेथ कहते हैं वो हो जाती हैं। कैंसर सेल्स का प्रॉब्लम ये होता है कि ना सिर्फ वो उस जगह पे ग्रो करते हैं बल्कि वो अपनी रूट्स छोड़ते हैं सराउंडिंग टिश्यूज़ में भी, और उनमें ये कैपेसिटी होती है कि वो उस जगह से निकल के बॉडी में ब्लड के थ्रू या लिम्फेटिक्स जिसको हम कहते हैं उसके थ्रू और हिस्सों में भी फैल जाते हैं। बिल्कुल। तो ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसे लंप्स हैं ब्रेस्ट में जो कि बेसिकली ब्रेस्ट में ग्रो करने के साथ साथ बगल में और जिस्म के बाकी हिस्सों में भी फैल जाते हैं। इसकी टाइप्स के बारे में अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं। कुछ ब्रेस्ट कैंसर की टाइप्स हैं जो कि यंगर एज की ख़वातीन में ज़्यादा कॉमन है, कुछ हैं जो ओल्डर एज की फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है। टाइप्स के अलावा जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो स्टेज कैंसर की इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसके ऊपर सारा ट्रीटमेंट प्लान डिपेंड कर रहा होता है
और उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि कितने चांसेस हैं कैंसर से सरवाइव करने के और कितने चांसेस हैं कि ये कैंसर दोबारा वापस माफ नहीं आ कीजिएगा, जाएगा। आपने एक बात कही जिसमें आपने कहा कि टाइप से फर्क नहीं पड़ेगा, स्टेज से फर्क पड़ेगा। क्या कोई ऐसी टाइप नहीं है कि इसका क्योर नहीं हो सकता, ये टाइप बड़ी बुरी है या स्टेज बुरी होती है, स्टेज इज मोर डेंजरस देखिए, देन दैट ऑफ द टाइप? टाइप्स के बारे में अगर हम बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से हम रिसेप्टर्स, हार्मोन रिसेप्टर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसमें कुछ कैंसर्स होते हैं जिनका बिहेवियर एग्रेसिव होता है, यानी उनमें ग्रो करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है दूसरे टाइप के निस्बत। ठीक है, लेकिन उन कैंसर्स के लिए हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चेंज हो जाता है। ठीक है। स्टेज के साथ जो ज़्यादा इशू है, जो मैंने आपसे पहले भी अर्ज की कि टाइप के अलावा स्टेज पे डिपेंड कर रहा होता है। स्टेज 4 हम उस कैंसर को कहते हैं जो जिस्म में फैल चुका होता है। वो बेसिकली वो स्टेज होती है जिसपे हम बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं कर सकते होते और उस पर सिर्फ मकसद होता है पेलिएशन, यानी जो सिम्टम्स हैं उनको हम कंट्रोल ठीक करें। है डॉक्टर, तो बेसिकली स्टेज 4 जो है वो हमारा एक रेड जोन आ जाती है जिसपे हम डॉक्टर्स मजबूर हो जाते हैं कि अब हम फर्दर कुछ नहीं ठीक कर हो सकते। गया। डॉक्टर मदन साहब, बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कहते हुए सुनाई देते हैं, अल्लाह का शुक्र है हमने तो किसी ऐसे पेशेंट को बहुत करीब से नहीं देखा, लेकिन लोग ये कहते हैं कि कभी कभार ऐसा होता है कि आप डॉक्टर्स जब पेशेंट की रिपोर्ट देखते हैं तो उनका कैंसर इतना अग्रेसिव होता है कि उनको पहले से ही पता होता है कि इनके बचने के चांसेस, वैसे तो अल्लाह को पता है लेकिन डॉक्टर्स को पता लग जाता है कि इनके बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। मेरा जो इन लॉज हैं उनमें एक ऐसा केस था जिनके बारे में जब मेरी सिस्टर इन लॉ ने उनकी रिपोर्ट्स देखी तो उन्होंने पहले से ही कह दिया था कि ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है इनका कैंसर, और जो भी कर लें एक ना एक टाइम इनको जाना ही है और बहुत अर्ली स्टेज पे जाना है। तो मुझे बताएं कि डॉक्टर्स को जब ये पता लग जाता है कि इन्होंने अर्ली स्टेज पे चला जाना है या इनका इतना ज़्यादा एग्रेसिव कैंसर है, तो फिर वो सारी कीमो और वो सारी करने से क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होती है या फिर उनको सिर्फ एक तकलीफ ही होती है क्योंकि जाना या सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं? हाँ, देखिए, आज से अगर हम 15-20 साल पहले बैठ के ये बात कर रहे होते कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं तो वो वैलिड थी, क्योंकि उस टाइम पे फैसिलिटीज़ बहुत लिमिटेड थी। ठीक है। जैसे जैसे अब साइंस तरक्की कर रही है, जैसे जैसे रिसर्चेज हो रही हैं स्पेशली इन कैंसर्स पे जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा कॉमन है, एशिया में, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन है। रिसर्चर्स और इन सब चीज़ों का फ़ायदा ये हो रहा है कि अब ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती जा रही हैं। वो कैंसर्स या वो डिजीज़ेज जिसके स्टेजेस जिस पे हम एक टाइम पे कहते थे कि ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं रहा, अब हम उस स्टेज पे आ गए हैं कि हम कह सकें कि हम कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट अभी भी कर सकते हैं। आपने जो बात कही कि हमें आइडिया हो जाता है कि कौन सा कैंसर एग्रेसिव है, किसके चांसेस रिकरेंस के या ठीक ना होने के ज़्यादा हैं, उन केसेस में हमारी स्ट्रैटेजी चेंज हो जाती है। कैंसर का जो हम ट्रीटमेंट करते हैं स्पेशली अकबर नियाज़ी हॉस्पिटल में, हम एक आइसोलेटेड डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट नहीं कर रहा होता। हमारा फोकस ये होता है कि एक टीम ऑफ डॉक्टर्स हो जिसको हम ट्यूमर बोर्ड का नाम देते हैं, जिसमें बेसिकली सर्जन होता है, ऑन्कोलॉजिस्ट होता है, रेडियोलॉजिस्ट होता है, पैथोलॉजिस्ट होता है, और ब्रेस्ट कैंसर के केसेस में हम अक्सर प्लास्टिक सर्जन और साइकोलॉजिस्ट को भी इन्वॉल्व करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया। तो बेसिकली उन सब लोगों का मकसद, एम यही होता है कि जिस भी स्टेज पे हमारे पास पेशेंट आ चुका है, हम कैसे उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बना सकें, कैसे उसकी डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए कोई भी एफर्ट कर सके, इधर वो कीमोथेरेपी के फॉर्म में हो, वो रेडिएशन की फॉर्म में हो, या वो सर्जरी के फॉर्म में हो। सही। तो ये लेबल कर देना कि इस स्टेज पे ट्रीटमेंट अब पॉसिबल नहीं होगा, ये शायद आज के दौर में ये बात कहना जस्टिफाइड नहीं होगी, और शायद इतनी एडवांसमेंट और उसके साथ साथ अब ऑप्शंस निकलना शुरू हो जाते हैं। दैट्स अ गुड न्यूज़, अल्हम्दुलिल्लाह। दैट इज एक्चुअली अ होप फॉर द पेशेंट्स। बिल्कुल। क्योंकि ये सोचना कि अब तो जी कुछ नहीं हो सकता, अब हम सिर्फ हकीमों के पास चले जाते हैं या दम दरूद करा लेते हैं, दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन। इवन इन द एडवांस्ड कैंसर्स, हमारे पास अभी आपकी मुझे बात से याद आया कि एक 26 ईयर्स की एक पेशेंट आई जो कि शी वाज रिसेंटली मैरिड, और उनका बहुत एग्रेसिव ट्यूमर था। अब यंग एज में जो कैंसर्स होते हैं वो एग्रेसिव होते हैं, और उनकी पूरी ब्रेस्ट इन्वॉल्व थी उस कैंसर के साथ। बट हमने उनको इस सारे प्रोसेस में से किया, ठीक है, उनकी कीमोथेरेपी हुई, कैंसर का साइज कम हुआ, हमने उनकी सर्जरी की, सर्जरी के बाद दोबारा अभी वो कीमोथेरेपी और रेडिएशन ले रही है, बट शी इज लिविंग अ नॉर्मल लाइफ नाउ। माशाल्लाह। आपकी इस बात से अगर आपकी इजाजत हो तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को आगे लेके जा सकते हैं, बिकॉज हमें नाम भी नहीं पता। तो ये मुझे एक चीज़ हुई, क्योंकि ब्रेस्ट के बारे में अगर उसकी एनाटॉमी के बारे में बात करें, लोब्यूल्स, लोब, डक्ट, कनेक्टिव टिश्यूज यही होते हैं उसके पास। Exactly. और अगर ये जो अगर लोब्यूल्स की बात करें, डक्ट की बात करें, मेरे ख्याल में डक्ट से प्रोड्यूस होता है आपका मिल्क।
अगर लड़की की नई नई शादी हुई है तो यकीन से ब्रेस्ट फीडिंग भी करनी है, तो क्या ब्रेस्ट कैंसर वाली जो खातून है उसने जिसने ब्रेस्ट फीड भी करना है, क्या वो बच्चे के लिए नुकसानदेह है, क्या वो औरत के लिए भी नुकसानदेह, इसका ज़रा मुझे बताइएगा। देखिए कैंसर का ट्रीटमेंट जो होता है वो बहुत एग्रेसिव ट्रीटमेंट होता है। जो हम कीमोथेरेपी देते हैं वो बहुत ज़्यादा, उसका मकसद ये होता है कि वो कैंसर सेल्स को किल करते हैं, किल कर देता है बॉडी में जहाँ जहाँ पे भी वो फैल रहे हैं उनको वहाँ पे जाके उनको किल कर दे, उनको एड्रेस कर दे प्रॉब्लम, और उसको इस तरह ख़त्म करे कि वो दोबारा ना वापस आए। ब्रेस्ट कैंसर के केस में जो सर्जरी की जाती है अमूमन, जो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड कैंसर्स होते हैं उसमें पूरी ब्रेस्ट रिमूव कर दी जाती है। जो छोटे कैंसर्स होते हैं जो अर्ली स्टेज पे आ जाते हैं, जो कि हमारी सारी कैंपेन्स का मकसद भी ये होता है कि अर्ली स्टेज पे हमारे पास पेशेंट अगर आ जाए उस स्टेज पे हम कंजर्व कर सकते होते हैं, यानी हम सिर्फ कैंसर वाले पार्ट को और सराउंडिंग उसके नॉर्मल टिश्यू जिसमें हमें डर होता है वो स्प्रेड ना हो, जो सराउंडिंग नॉर्मल पार्ट होता है जिसमें उसकी रूट्स हमें पता होता है, हम सिर्फ वो पार्ट रिमूव कर देते हैं। इसको ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी कहा जाता है। ये रीसेंट एडवांसमेंट्स में से है जो कि बहुत कॉमनली पाकिस्तान में भी की जा रही हैं और हम बुनियादी हॉस्पिटल में भी करते हैं। उससे बेसिकली फ़ायदा ये होता है कि ब्रेस्ट टिश्यू बाकी का सेव हो जाता है। अब आपने जैसे अर्ज़ की कि वो ख़वातीन जिन्होंने अभी प्रेगनेंसी से गुजरना है या जिन्होंने फीड करवाना है लेटर ऑन, कुछ टाइम के लिए कीमोथेरेपी और उसके इफेक्ट की वजह से वो ये नहीं कर सकेंगी, बट वंस वो कैंसर से रिकवर कर जाएंगी कम्प्लीटली और उनकी मेडिकेशन कीमोथेरेपी की और हार्मोनल थेरेपी ख़त्म हो जाती है, तो आफ्टर अ स्पैन ऑफ 5 to 10 years वो दोबारा कंसीव भी कर सकती हैं, वो दोबारा बच्चे भी उनके हो सकते हैं, और जो दूसरी ब्रेस्ट जो नॉर्मल है वहाँ से वो लैक्टेशन या फीड भी करवा सकती हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, पहले तो आपके साथ चाय पड़ी हुई है, अगर आप लेना पसंद करें तो बिल्कुल ले सकती हैं। मैंने कहा ऐसा ना हो आपको पता ना हो और वो ठंडी हो जाए, क्योंकि वो हम छुपा के रखते हैं, वो हम दिखाते नहीं है, हम चाहते हो बच जाए, हम चाहते हो बच जाए चाहे कोई और पी ले। लेकिन दूसरी चीज़ ये कि आपने मुझे बताना है कि ब्रेस्ट कैंसर का हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि ये वो सबसे बड़ा कैंसर है जो खवातीन में पाया जाता है, और इससे मोस्टली और इससे डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा कभी कभी हो जाता है। इसीलिए ये अवेयरनेस और ये सारी कैंपेन्स वगैरह चलाई जाती हैं कि बहुत अर्ली स्टेज पे इसका पता लग जाए। लेकिन ये खवातीन को होता क्यों है? क्या हमारे अंदर कोई जेनेटिकली ऐसी चीज़ पाई जाती है? क्या कोई जीन्स ऐसी होती हैं? क्या कोई सेल्स ऐसे होते हैं? हम डिफरेंट है मर्दों से इसलिए ये हो रहा है? मर्दों को ये चीज़ जो है वो क्यों नहीं हो रही है, खवातीन को क्यों हो रही है, ये आप थोड़ा सा समझाएं। अच्छा हलीमा, मर्दों को भी होती है बट बहुत माइन्यूट, बहुत टाइनी होती है, रेशियो इतनी कम है, पॉइंट्स में है। औरत की रेशियो क्यों है? ये इट्स अ वेरी गुड वैलिड क्वेश्चन। देखिए आपने जैसे खुद ही बता दिया कि मर्दों में भी होती है लेकिन बहुत कम परसेंटेज है। फीमेल्स में प्यूबर्टी से लेके ऑनवर्ड्स ब्रेस्ट टिश्यू की ग्रोथ हो रही होती है। ब्रेस्ट का जो मेन पर्पस आपने खुद ही एक्सप्लेन किया कि डक्ट्स होते हैं, लोब्यूल्स होते हैं, दैट इज बेसिकली टू प्रोड्यूस मिल्क ताकि वो बच्चों को और उनको ब्रेस्ट फीड कर सकें। जो भी फीमेल बॉडी के हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है, वो बेसिकली ब्रेस्ट की डेवलपमेंट और ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। यही हार्मोन्स और यही जो फैक्टर्स हैं ये बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर का भी पॉजिटिव फैक्टर बन सकते हैं। ठीक है। अब वो खवातीन जिनमें एस्ट्रोजन एक्सपोजर का टाइम बहुत ज़्यादा होता है, यानी जिनको या तो पीरियड्स जल्दी स्टार्ट हो जाएं, मेनोपॉज बहुत लेट हो, हाँ, या जिनके बच्चे ना हों, उनमें भी एस्ट्रोजन एक्सपोजर का टाइम बढ़ता जाता है। अच्छा। उनमें ये एक एडिशनल रिस्क फैक्टर बन जाता है कि जो उनका अगर हार्मोन्स की वजह से एस्ट्रोजन एक्सपोजर ज़्यादा होने की वजह से, या जो पेशेंट्स मेनोपॉज के बाद आर्टिफिशियल हार्मोन्स ले रही होती हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज ले रही होती हैं, उनमें ये रिस्क बढ़ जाता है। ओके। ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क क्या मतलब किस किस्म के हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज? यूजुअली मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन और उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें हॉट फ्लशेस होते हैं, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो जाना, घबराहट होना। उसके लिए अक्सर वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो बहुत ज़्यादा, और अब पाकिस्तान में भी एस्ट्रोजन आर्टिफिशियल उस फॉर्म में दिया जाता है ताकि वो आपने बात सही की। मैं चाहूँगा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पर आ जाए। डॉक्टर मुनज़्ज़ा, अगर आज सारी खवातीन बैठी हुई हैं, कोई अवेयरनेस फैला रहे हैं, वो क्या ऐसे ठक 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 सिम्टम्स हैं जो अगर खुदा ना खास्ता किसी को महसूस हो रहे हैं कि वो अपना चेकअप करवाए? अगर सिम्टम्स नहीं तो वो तशखीस कैसे, क्योंकि हमने पहले भी बताया लेकिन हम बार बार बताना चाहते हैं ताकि वो बेहतरी हो, और जब किसी ने नहीं सुनी तो वो आज ये बात पे जो है वो करके वो आ जाए। और अगर अकबर न्याजी हॉस्पिटल एट द मोमेंट कोई कैंपेन यकीनन चला रहा होगा, तो वो क्या कैंपेन है जिसमें वो जाकर अपना इलाज करवा सकती हैं? ओवर टू यू। सिम्टम्स के बारे में बात करें, आपने बीच में एक जेनेटिक फैक्टर्स का जिक्र किया था। वो खवातीन जिनकी फैमिली में किसी को भी ब्रेस्ट कैंसर है, स्पेशली फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स, यानी मदर को, सिस्टर्स बहनों में से किसी को या बेटी को
ब्रेस्ट कैंसर है तो उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क आम पॉपुलेशन की निस्बत बढ़ जाता है। उनको तो वैसे ही ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है और स्क्रीनिंग के अमल से गुजरने की ज़रूरत है। उस पर हम लेटर ऑन बाद में डिस्कस करते हैं स्क्रीनिंग के अमल के बारे में। सिम्टम्स की अगर बात करें, अगर ब्रेस्ट में किसी भी किस्म की चेंज फील कर रही हैं ख़वातीन, अब हम फोकस करते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन पे कि ख़वातीन खुद अपना मुआयना करती रहा करें हर महीने, ताकि कोई भी माइनर सा चेंज अगर वो फील कर रही हैं जो कि किसी लंप की फॉर्म में हो सकता है, जो हैंड क्लॉकवाइज मूव करना है वो भी आप बता देंगे कि वो भी कैसे करना है ताकि वो भी हो जाए। ठीक है, अच्छा, उसमें ये कि कोई भी चेंज फील कर रही हैं, स्किन में कोई चेंज फील कर रही हैं, कोई लंप अगर डेवलप हो रहा है, एक साइड का साइज दूसरी साइड से उनको लग रहा है कि चेंज हो रहा है, हार्ड कोई फील हो रहा है लंप, या किसी किस्म का डिस्चार्ज अगर आ रहा है निपल से, या ब्रेस्ट के अलावा अगर एक्जिला में या आर्मपिट्स में उनको कोई भी स्वेलिंग फील हो रही है, तो वो एक स्टार्ट की फेज़ हो सकती है ब्रेस्ट कैंसर की। उसके लिए उनको किसी डॉक्टर के पास जाने की, सर्विसेज लेने की ज़रूरत तो है। डॉक्टर मुनज़्ज़ा, ये जो कैंसर होता है, यकीनन कैंसर मैलिग्नेंट बनता है, इसका मसला ये है कि इट प्रोड्यूसेस, इट स्प्रेड्स, ठीक है। अगर ये वहीं पे रहे तो बहुत जल्दी उसकी वो तो निकाल दिया जाए और ख़त्म हो जाए, इसीलिए फर्स्ट स्टेज पे कहा जाता है। इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ क्योंकि हमने जैसे कि एनाटॉमी बार बार की, क्योंकि मैं चाहता हूँ हमारी जो ऑडियंस को भी नॉलेज हो। ऊपर मेरे ख्याल में लॉब्यूल्स होते हैं, फिर यहाँ पर लोब होता है, डक्ट्स होते हैं, कुछ कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। क्या कनेक्टिव टिश्यूज़ में कैंसर बनता है? और अगर ये कनेक्टिव टिश्यूज़ में कैंसर बनता है तो क्या उसको उसी वक्त निकाल कर ख़त्म नहीं किया जा सके? क्यों सुनने में आता है कि एक बार कैंसर निकाल दिया वो दोबारा हो जाता है? जब कनेक्टिव आपने निकाल लिया उसको तो रूट से आपने कहा निकाला, आपने खुद कहा, तो वो दोबारा कैसे हो गया? देखिए, हमने स्टार्ट में बात की कि एक तो वो उस जगह पे ग्रो कर रहा है, उस जगह पे जो ग्रो कर रहा होता है ब्रेस्ट में ग्रो कर रहा है। ब्रेस्ट की जब हम सर्जरी करते हैं तो यूजुअली हम पूरी ब्रेस्ट रिमूव कर देते हैं, या जिन पेशेंट्स में नहीं रिमूव करते उनमें हम बाकी ब्रेस्ट पे रेडिएशन देते हैं ताकि जो भी कैंसर सेल्स हैं वो ख़त्म हो जाए। एक और एस्पेक्ट जो इसका है कि वो ब्लड के थ्रू फैल रहा होता है, और एक और एस्पेक्ट है कि वो लिम्फेटिक्स के थ्रू फैल रहा होता है। अब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा लिम्फ नोड्स होते हैं, नेक में लिम्फ नोड्स होते हैं, आर्मपिट्स में लिम्फ नोड्स होते हैं, बाकी मुख्तलिफ जगहों पे लिम्फ नोड्स होते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर के जो सेल्स हैं वो ब्रेस्ट के अलावा वो लिम्फ नोड्स के ज़रिए, लिम्फेटिक्स के ज़रिए वो आर्मपिट्स में भी फैले हुए होते हैं, और कुछ ना कुछ वो ब्लड स्ट्रीम में भी अपने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे टिश्यूज़ छोड़ चुके होते हैं। ठीक है। अब सर्जरी करने के बाद इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि ट्रीटमेंट सर्जरी पे ख़त्म नहीं होता, उसके बाद भी रेडिएशन की और कीमोथेरेपी की ज़रूरत होती है। उस कीमोथेरेपी का मकसद ये होता है कि जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सेल्स बॉडी में स्प्रेड कहीं पे भी हो चुके हैं उनको वो किल करते हैं। जब एक कंप्लीट प्रोसेस कीमोथेरेपी का कंप्लीट कर लिया जाता है, उसके बाद अमूमन जिनमें हार्मोन्स पॉजिटिव कैंसर्स में हम एक हार्मोनल थेरेपी भी देते हैं। एक मेडिसिन होती है, एक टैबलेट होती है जो कि फीमेल्स ने यूजुअली कुछ में 5 इयर्स और कुछ में 10 इयर्स तक वो खानी होती है। तो जो पेशेंट्स ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कम्प्लीटली फॉलो करते हैं उनमें कैंसर दोबारा हो जाने के चांसेस बहुत मिनिमम रह जाते हैं। ठीक है। अमूमन हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये है, स्पेशली जो गांव के एरिया से या जो बहुत कश्मीर वाली साइड से जो ख़वातीन आ रही होती हैं, वो ट्रीटमेंट प्लान्स फॉलो कम्प्लीटली नहीं कर पाते फाइनेंशियल रीजंस की वजह से, टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से, या सिर्फ एक माइंडसेट की वजह से कि ऑपरेशन हो गया है, गिल्टी तो निकाल दी है, तो अब दोबारा कैसे कैंसर? अच्छा, मैंने आपकी बात काफ़ी देर से मेरे दिमाग में फाइनेंशियल रीज़न वाली बात थी, उसकी तरफ भी मैं आऊँगी। 2 सवाल है मेरे। पहला सवाल ये है कि जब किसी खातून को होता है तो उसकी पूरी हिस्ट्री ली जाती है कि पहले से किसी को फैमिली में है, तो पता लगता है कि पहले से भी किसी को फैमिली में नहीं है, और रिकमेंड किया जाता है डॉक्टर्स की तरफ से कि उनकी जो सिस्टर्स हैं या उनके आगे बच्चे हैं या इस तरह के जो भी लोग जिनके साथ उनका कोई भी ब्लड रिलेशनशिप है वो भी अपना चेकअप कराएं, तो आगे भी पता लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह किसी को नहीं है। तो फिर लोग ये कहते हैं कि व्हाई दिस पर्सन, मतलब इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है, कोई लाइफस्टाइल का मसला है, क्या चीज़ है कि इसको हो गया और बाकी सारे लोग I'm glad you have asked this question. One of my family members, पता नहीं आप इसके साथ कनेक्ट करेंगे कि नहीं, one of my family members had exactly the same thing जो आपने बताया। क्योंकि ना पहले कभी हुआ ना बाद में और we all doubted it, वो because जो उनके हस्बैंड थे ना उनकी फैमिली में भी था, so because they both married to each other, so you get the point. So वो मतलब ये आप इस बात को agree कर साइंस करती है कि नहीं? पर मुझे आप तो डरा रहे हो यार। हाँ, आप तो डरा रहे हो ये बात करके। हाँ, ये बात मैंने तो ये सुनी थी। शायद डरना भी चाहिए और शायद ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, बिकॉज नाउ वी नो दैट नो वन इज सेफ। हाँ, कि अब किसी को भी हो सकता है, इसीलिए तो हम कैंपेन्स करते हैं, इसीलिए तो हम सिर्फ उन लोगों को स्क्रीनिंग एडवाइस नहीं कर रहे जिनकी फैमिली में हिस्ट्री है, हम उन सब खवातीन को स्क्रीनिंग
का मशवरा देते हैं और करते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक एज के साथ आती हैं। अच्छा, दूसरा जो सवाल मैंने आपसे करना था वो बहुत ज़्यादा पैसों के हवाले से था कि इसका जो सारा प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हाँ हाँ, कॉल की तरफ चलते हैं, फिर मैं आके ये सवाल करूंगी। अच्छा, मुझे भी एक सवाल मरियम जी, मरियम कैसी हैं? क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है हलीमा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। और हुमायूं भाई आप भी ठीक है? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मेरी प्यारी बहन कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप दोनों माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। Thank मैं you. कितनी दिनों से कॉल कर रही हूँ लेकिन मेरी मिल नहीं रही थी। और यकीन करें, मैं आपके प्रोग्राम को इतना लाइक करती हूँ कि मैं सुबह फजर की नमाज के बाद रिपीट में देखती हूँ, सम टाइम तो रात को भी देखती हूँ, इस टाइम भी मैं देख रही हूँ। ये फजर वाला मुझे आज पता चला है। आता है, ये हमें भी नहीं ये पता मुझे भी नहीं पता था फजर के टाइम मुझे आता है। बताइए मैं क्या करूँ? भी मेरे बच्चों ने ना नाश्ता करना है, मैं उनका नाश्ता नहीं बना रही। मैं कह रही मैं ना ये प्रोग्राम जो कोई मसला नहीं है, हर रोज नाश्ता करते हैं। अगर आज नाश्ता नहीं करेंगे तो क्यों, बाहर से मंगा लें उनसे। जी उनसे कहे बाहर से मंगाया आज नाश्ता, आज नाश्ता बाहर से होगा। नहीं, वो वैसे तो बाहर से मंगवा ही लेते हैं संडे वाले दिन, लेकिन मैं ज्यादा यही लाइक करती हूँ मैं बच्चों को घर में बना के दूं हेल्दी। तो मेरी आप अम्मी वाली ऐसा क्या हरकतें करें करें। कि अगर आप फजर से तो जाग ही रही होती हैं, या तो आप हमारे शो से पहले बना लिया करें नाश्ता। नहीं, मेरी अम्मी वाली हरकतें करे। मेरी अम्मी पता है करती, ड्रामा लगाओ, उनके हाथ में ऐसे चपाती होती है, ऐसे है लिटरली ऐसे होती, कहती है मैंने दही हाय हाय बारबी, कहती बारबीना ने यही करना था, मुझे पता था बारबीना ने यही करना था। हुमायूं भाई जो है ना बहुत अच्छा कुछ कर रहे होते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जो भी ये कर रहे होते हैं ना। देखिए कैसे मैंने कितना अच्छा बताया कि मेरी मम्मा ऐसे रोटी हाथ में लेके बैठी होती है। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, किचन से निकलती है और वो किचन से निकल के जी 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 पूछिए पूछिए जी पूछिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। जी जी, वालेकुम सलाम। जी, मैंने ये पूछना कि आप सिर्फ ये बताइएगा, वैसे तो जो कुछ भी आप बोल रही हैं वो बहुत अच्छा बोल रही हैं, लेकिन आप सिर्फ ये बता दीजिएगा कि कैसे, जैसे हम अपने, आपने बोला कि घर में ये खवातीन कर सकती हैं अपने आप की, ये कि पता चल जाए कि अल्लाह करे कोई कैंसर वगैरह है, उसको जरा आप डिटेल से बता दीजिएगा कि कैसे हम अपना, जैसे बोलते हैं ना कि रोजाना का चेकअप औरत अपना घर में कर सकती है डेली, तो जरा इसके ऊपर जरा फोकस कर दीजिएगा। ठीक है ठीक है। हम एक दफा डॉक्टर साहब को जवाब दोबारा कहते हैं कि बता दें कि अपना मुआयना कैसे कर सकते हैं। डॉक्टर मुनज़्ज़ा, वही देखा मैंने कहा था ना कि हमने हालांकि पिछले ही बताया था, बिकॉज़ पीपल वांट टू नो इट, ये दिस इज द अवेयरनेस। आपने ये बताना है, लेकिन अच्छा पहले ये बता दें। अच्छा, उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए। तो वो सब ख़वातीन को हम ये एडवाइस करते हैं कि वो महीने में एक दफ़ा, यूजुअली उस टाइम जो पीरियड्स के बाद वाला टाइम होता है, क्योंकि पीरियड से पहले वाले टाइम में हार्मोन एक्सपोजर की वजह से ब्रेस्ट का टेक्सचर और वो डिफरेंट होता है, और अक्सर उस फेज़ में लम्प्स फील होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो पीरियड्स के बाद 3 से 4 दिन के बाद आप मिरर के सामने खड़े होकर अपने गारमेंट्स वगैरह रिमूव करके पहले तो दोनों साइड्स को कंपेयर करके देखते हैं कि कोई आपको ऐसी डिस्क्रिपेंसी तो नहीं नज़र आ रही, कोई चेंज तो नहीं नज़र आ रहा जो एक साइड पे है और दूसरी साइड पे नहीं है। उसके बाद आप अपने ब्रेस्ट को खुद अपने फ्लैट एक हैंड के साथ, बिल्कुल सीधे हाथ के साथ पैल्पेट करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और उसको आप उसको अगर हम डिवाइड करें तो 5 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक सर्कल को अगर आप स्क्वायर उसमें डिवाइड करते हैं तो 4 क्वाड्रेंट्स, और एक एरिया हम 5th एरिया हम कहते हैं जो निपल के बैक वाले एरिया में। थोड़ा सा उर्दू में कर दे ताकि सबको समझ आए। 4 हिस्से बनाएंगे, एक गोल दायरे के होती है, गोल दायरे के 4 हिस्से बनाएं, 4 हिस्से बनाया, ठीक है। और चारों हिस्सों में आप पहले हाथ के साथ फील कर लें। करेंगे। बहुत ज्यादा प्रेस करके आप फील नहीं करते, आप हल्का सा प्रेस करके फील करते हैं कि कोई जेंटली कि कहीं पे आपको कोई हार्ड एरिया तो नहीं फील हो रहा। उसके बाद जो निपल के बैक वाला एरिया होता है उसको आप हल्का सा पैल्पेट करके देखते हैं कि वहां पे आपको कोई कैंसर तो नहीं फील हो रहा, ठीक है, कोई लंप तो नहीं फील हो रहा, गिल्टी तो नहीं महसूस हो रही। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट जगह जो आपने देखनी होती है वो आर्मपिट्स वाला एरिया होता है, क्योंकि ब्रेस्ट का कुछ टिश्यू वहां पर एक एक्सिलरी टेल होती है जिसमें वहां पे भी जा रहा होता है, वहां पे लिम्फ नोड्स। अक्सर खवातीन ऐसी भी आती हैं जिनमें सिर्फ लिम्फ नोड होता है, ब्रेस्ट की गिल्टी नहीं पता चल रही होती, क्योंकि जब कैंसर इनिशियल स्टेज पे होता है तो उसकी गिल्टी बहुत छोटी होती है और वो खुद से नहीं भी पिक होती, लेकिन आर्मपिट की गिल्टी पता चल सकती है। इसके अलावा किसी भी किस्म की स्किन में चेंजेस हैं, स्किन के ऊपर कोई जख्म बना हुआ है, निपल के ऊपर कोई जख्म बना हुआ है, या कोई आपको बहुत ज़्यादा वेन्स बहुत प्रोमिनेंट नज़र आ रही हैं, ये सारे इंडिकेटर्स हो सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो। और एक साइड के बाद फिर आप दूसरी साइड को जब देखते हैं तो आपको खुद भी डिफरेंस फील हो जाता है कंपैरिजन कि इस साइड पे ये प्रॉब्लम है और दूसरी साइड पे आपने पहले भी कहा साइज में डिफरेंस है, तो आप बताएं। एक सवाल है आपसे, मुझे मेरा कैंसर की बात की जाए तो सबसे पहले जहन में इलाज आता है कीमोथेरेपी,
कीमोथेरेपी एक ऐसा इलाज है जो कि मुझे आज तक समझ नहीं आई कि वो एडवांस होता जा रहा है, लेकिन वो है कि जिससे अजियत मिलती है पेशेंट को, एक बहुत बुरी साइकोलॉजिकली अजियत होती है, उसके बाल चले जाने शुरू हो जाते हैं, पर किसी कम जाते हैं, वो अलग एक डिबेट है। लेकिन ये क्यों कहा जाता है, अगर कीमोथेरेपी से दोबारा कैंसर होने के चांसेस भी दोबारा ज़्यादा होते हैं, कि आपको दोबारा भी हो सकता है कहीं और। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि उन्हें कीमोथेरेपी कराई और फिर उसके बाद कहीं और पे कैंसर जो है वो अरप्ट हुआ और किसी और ऑर्गन में फेलियर हो गया। तो अगर कीमोथेरेपी के नुकसानात भी हैं, मसाइल भी हैं, तो क्यों एडवांसमेंट नहीं हो रही? डॉक्टर जो है वो टाइम दे देते होते हैं कि जी अब इनकी कीमोथेरेपी होगी, 10 साल और जिएंगे, इसके बाद जो है वो ज़िंदगी इनके लिए नहीं होगी। तो जब कीमोथेरेपी के ये चांसेस है, तो वाई देयर इज नो एडवांस्ड इलाज फॉर कैंसर? अच्छा, पहली चीज़ तो ये कि अब इनमें बहुत सारी बातें मिथ्स हैं। मिथ्स भी हैं, ठीक है, जो सर्वाइवल वाली बात या रिकरेंस वाली बात, बहुत सारी खवातीन इस के साथ आती हैं माइंडसेट के साथ कि आप ऑपरेशन करके गिल्टी निकाल दें, बिकॉज हम सर्जन्स हैं तो हमारे पास आती हैं कि आप ऑपरेशन करके गिल्टी निकाल दें, हम कीमोथेरेपी और रेडिएशन के प्रोसेस में से नहीं गुजरना चाहते। ठीक है, तो पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि कीमोथेरेपी और रेडिएशन के जो फ़वाइद हैं वो उनके नुकसानात या साइड इफ़ेक्ट से बहुत ज़्यादा हैं। जो मेन फ़ायदा है कि वो कैंसर को कंट्रोल करता है और उसको वापस आने से रोकता है। ये एक इतना बड़ा एडवांटेज है जो कि बेसिकली सर्वाइवल एडवांटेज है। ये ज़िंदगी और मौत का डिफरेंस बना रहा होता है। वो खवातीन जिनमें सिर्फ ऑपरेशन कर दिया जाए और कीमोथेरेपी वो नहीं लेती या रेडिएशन नहीं करवाती, उनमें कैंसर के वापस आने और फैल जाने और उसकी वजह से मौत हो जाने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं बनिस्बत उन खवातीन के जिन्होंने कीमोथेरेपी ली हुई होती है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ द कैंसर। अब जो भी हम मेडिसिन लेते हैं, हम सिंपल अगर कोई पेन किलर भी खाते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर आप एक पेन किलर डेली खाते रहें फॉर द नेक्स्ट 3-4 मंथ्स, तो उसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट अक्सर पेन किलर्स का तो है कि आपको अल्सर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे मेदे में। बिल्कुल बिल्कुल। कीमोथेरेपी भी एक मेडिसिन है आम मेडिसिन की तरह, और उसके साइड इफेक्ट्स हैं। उसके साइड इफेक्ट्स थोड़े से हार्श हैं एज कम्पेयर टू दी अदर मेडिकेशन, क्योंकि उसका रोल जो इफेक्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो इफेक्ट ये है कि वो कैंसर के सेल्स को किल कर रहा है, उसके साथ वो कुछ नॉर्मल सेल्स को किल करता है, जिसकी वजह से हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है और ये बाकी सारे सिम्टम्स, नॉजिया, वॉमिटिंग और ये सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक हो गया। अब मेडिकेशन इतनी एडवांसमेंट और उसके साथ जब भी कीमोथेरेपी हम अपने पेशेंट्स को देते हैं, यूजुअली वो 1 दिन के लिए एडमिट किया जाता है उनको और दी जाती है। हेयर लॉस को हम कंट्रोल नहीं कर पाते इनिशियल स्टेजेस में, लेकिन बाकी सिम्टम्स को हम बहुत हद तक कंट्रोल कर लेते हैं और पेशेंट से कंफर्टेबली उसमें से गुजर जाते हैं। ऐड करते हैं अपने पिछले क्वेश्चन में। इससे पहले हलीमा आपसे सवाल पूछेंगी, ऑफ कोर्स मैंने उनसे इजाजत लेके सवाल पूछा था। आपने अकबर नियाजी हॉस्पिटल के बारे में नहीं बताया कि कोई कैंपेन चला रहा है क्या? कोई हम यहाँ पे पहले कॉलर ले लेते हैं, फिर आपकी तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ जवार हुसैन है। गुड मॉर्निंग ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं जवार भाई? खैरियत है, बिल्कुल अल्लाह का करम है। बड़ा अच्छा टॉपिक है आपका, बहुत शुक्रिया। मैं एक छोटा सा सवाल करना चाह रहा हूँ। मेरे इधर कुछ 3-4 बीबियां थी जो इस तकलीफ में अल्लाह को प्यारी हो गई थी। अच्छा, तो मैं ये पूछ रही है सर, अगर जिस्म के किसी और हिस्से में इस तरह से गिल्टी हो, ये बता रहे हैं, तो वो भी आती है वो भी? अच्छा, इट्स अ गुड क्वेश्चन, अच्छा सवाल है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा अगर वो सवाल ब्रेस्ट कैंसर ऑफ कोर्स नहीं हो सकता, तो क्या कोई और गिल्टी जिस्म के किसी हिस्से में है? अच्छा, तो हम लोग ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक से वापस आके सारे सवाल शामिल करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लें, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। कैसे बैठूं? ऐसे बैठूं। ओके जी, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुड मॉर्निंग अगेन। पहले भी हाँ? ठीक लग रहे थे नहीं, पहले। ऐसे इतना कोई यूं करके बैठने की खास जरूरत ये नहीं प्रोफाइल थी। तो कितना फिट आ रहा है, चेक करो। अच्छा बेटे, आप सवाल कर लो। अकबर नियाजी हॉस्पिटल के बारे में, फिर जवार भाई का सवाल, फिर मेरा सवाल। अच्छा, अकबर नियाजी हॉस्पिटल में बेसिकली हमने इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा प्रोपगेट किया कि ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स को एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट चाहिए, उनको एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट चाहिए जो खवातीन खास तौर पे पर्दे का और उसका, अब वो मेल डॉक्टर्स के पास नहीं आती। सर्जरी में बहुत ज़्यादा मेल डोमिनेटेड एक फील्ड। थैंक यू सो मच ये बात करने के लिए, बहुत इस सब को माइंड में रखते हुए हमने एक स्पेशल क्लिनिक बनाया है अपने हॉस्पिटल में, दैट इज़ कॉल्ड वन स्टॉप ब्रेस्ट क्लिनिक।
वन स्टॉप ब्रेस्ट क्लिनिक का कॉन्सेप्ट ये है कि ख़वातीन जिनको ब्रेस्ट का कोई भी प्रॉब्लम है वो हमारे पास क्लिनिक में ही आती हैं। सेपरेट क्लिनिक है, बाकी ओपीडीज और सबसे अलग प्राइवेट एक मतलब प्राइवेसी इंश्योर करते हैं वहाँ पे पूरी। और वहाँ पे फीमेल सर्जन ही उनको एग्जामिन करती हैं इनिशियली। फीमेल सर्जन के एग्जामिनेशन के बाद अगर उनको अल्ट्रासाउंड चाहिए वो सेम डे पे किया जाता है, और वो भी फीमेल रेडियोलॉजिस्ट होती हैं। और अगर बायोप्सी की जरूरत होती है तो वो भी फीमेल हिस्टोपैथोलॉजिस्ट परफॉर्म करती हैं सेम डे पे। अब ये सारा कुछ सेम डे पे हो रहा है, सेम सेटिंग में हो रहा है, एक ही कंसल्टेशन में हो रहा है। अच्छा, वन विंडो ऑपरेशन टाइप आप लोगों ने रखा। इसको हम कहते हैं वन स्टॉप ब्रेस्ट क्लिनिक। अब उसका फायदा हमें ये हुआ जो हमने लास्ट 1.5 ईयर में देखा। देर तक है? 31 अक्टूबर तक है? नहीं, ये हमारा कंटिन्यूड है, ये हम करते हैं हमेशा के लिए बनाया हुआ है। हाँ, अब इसका फायदा जो मैंने खुद पर्सनली 1.5 ईयर में देखा लास्ट उसमें, कि एक तो खवातीन बहुत कंफर्टेबल होती हैं, उन्हें पता होता है कि हमें एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है हमारी खातून से। और अगर उनके कोई भी टेस्ट है तो उसके लिए उनको वेटिंग लिस्ट में नहीं डाला जा रहा। स्पेशली अगर कैंसर का डाउट है तो उनको किसी वेटिंग प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ा, सेम डे पे उनके अल्ट्रासाउंड्स हो रहे हैं, बायोप्सीज हो रही हैं, और उनको प्रायोरिटी दी जा रही है सर्जरी के लिए भी। यानी अगर उनका हमने ऑपरेशन करना है तो वो हमारे ऑपरेशन की लिस्ट पे प्रायोरिटी में आती है। तो क्या आप उनके दोनों गुर्दे लेके काम करते हैं, एक ही गुर्दे से काम चल जाएगा? जवार भाई का जो सवाल था कि अगर ब्रेस्ट के अलावा कहीं और भी आपको गिल्टी फील हो तो इसके इम्कानात हैं कि वो भी कैंसर बिल्कुल हो सकते हैं। कहीं पे भी बॉडी में अगर कहीं पे कोई गिल्टी महसूस होती है तो उसमें कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं। हैविंग सेड दैट, इसका ये मतलब नहीं कि सब गिल्टियां ही कैंसर होंगी। इवन ब्रेस्ट के लिए भी सब गिल्टियां कैंसर नहीं होती हैं, उनमें कुछ बिनाइन भी होती हैं, यानी ऐसी भी होती हैं जिनमें कैंसर का रिस्क नहीं होता। हाँ। लेकिन फिर भी अगर आपको गिल्टी महसूस हो जाती है, फील हो जाती है, तो उसका एक एग्जामिनेशन और चेकअप क्वालिफाइड डॉक्टर के साथ करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो साइंस और सिम्टम्स कैंसर के जो डॉक्टर पिक कर सकता है, या वो टेस्ट बायोप्सी या जो भी टेस्ट रिक्वायर्ड है वो डॉक्टर जो असेस कर सकता है, वो कोई आम आप खुद से नहीं असेसमेंट उसके कर सकते। सलीमा, आपका सवाल था, आप पूछते फिर मैं पूछता हूं। बहुत शुक्रिया, आप मुझे अच्छा डॉक्टर साहिबा, बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि फॉलोअप्स कराना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फॉलोअप्स भी बहुत ज़्यादा महंगे हैं और इलाज भी बहुत ज़्यादा महंगा है। अब एक ख़ास तबका है जिसका इलाज बहुत सारे अस्पतालों में मुफ्त किया जाता है, लेकिन हम जैसे लोगों का अगर खुदा ना खास्ता गॉड फॉरबिड कोई मसला हो जाए तो जाहिर है कि कोई भी हमारा मुफ्त इलाज करने को तैयार नहीं होगा, वो कहेंगे आप पैसे दें। लेकिन इलाज इतना ज़्यादा महंगा है कि हर बंदा फॉलोअप को कहता है कि छोड़े नहीं कराते। आपने ये बताना है कि फॉलोअप कराना भी कितना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसका सेल अगर एक दफ़ा आपके अंदर आ गया है तो कभी भी वो दोबारा से एक्टिवेट हो सकता है और फिर आप उसी बीमारी की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, फॉलोअप ब्रेस्ट कैंसर के केस में हम यूजुअली 5 to 10 ईयर्स तक का भी फॉलोअप रखते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें, वो जो लोग कहते हैं कि कीमोथेरेपी के बाद भी कैंसर हो गया, जब वो एक दफ़ा प्रोसेस ख़त्म हो जाता है उसके बाद हम एक इंटरवल पे, यूजुअली 6 मंथली या कभी कभी 1 साल के इंटरवल पे पेशेंट्स को बुला के चेकअप एक करते हैं इनिशियल, और साथ कुछ ब्रेस्ट के कैंसर के केस में मेमोग्राफी होती है जो कि एडवाइस की जाती है, या कभी कभी MRI एडवाइस किया जाता है। अब ये प्रोसेस उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ट्रीटमेंट का प्रोसेस, क्योंकि अगर 5 साल के बाद भी कैंसर की रिकरेंस हो जाएगी तो वो ज़्यादा डेंजरस होगी और उसमें डेथ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे एज कम्पेयर टू जो प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो फॉलोअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी कैंसर के लिए और ब्रेस्ट कैंसर के लिए खास तौर पे, और वो 5 से 10 साल तक हम फॉलोअप रखते हैं। ठीक है। कॉस्ट की अगर हम बात करें तो जो फॉलोअप्स की कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उसमें सिंपल एक तो एग्जामिनेशन और चेकअप इंपॉर्टेंट होता है, और एक कोई टेस्ट होता है मेमोग्राफी MRI जो कि बेसलाइन उसको कवर कर रहा होता है। ट्रीटमेंट की कॉस्ट की अगर हम बात करें तो बेसिकली कीमोथेरेपी है, सर्जरी है, रेडिएशन है, कॉस्टली प्रोसेस है। लेकिन जो हॉस्पिटल्स डेडिकेटेड हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, जैसे हमारा अकबर नियाज़ी हॉस्पिटल है, वहाँ पे स्पेशल पैकेजेस भी ऐसे पेशेंट्स को दिए जाते हैं, उनको फैसिलिटेट भी किया जाता है, कंसेशंस भी ऑन एंड ऑफ चल रहे होते हैं। और उसके अलावा ये है कि कॉस्ट को हम कोशिश ये कर रहे होते हैं कि कट डाउन करके मिनिमम कर दें, ताकि वो कोई भी पेशेंट से फाइनेंशियल रीजंस की वजह से ट्रीटमेंट से रह ना जाए। तो उसके लिए फंडिंग प्रोसेसेस होते हैं जो कि हॉस्पिटल्स ने भी जनरेट किए हुए होते हैं, लोकल NGOs वगैरह कुछ स्पॉन्सर कर रही होती हैं, कुछ गवर्नमेंट के इस तरह के प्रोग्राम्स हैं, जैसे सेहत सहूलत प्रोग्राम है, उसके थ्रू बहुत सारे पेशेंट्स ट्रीटमेंट। अच्छा, एक छोटा सा सवाल पूछूं? जी प्लीज। बहुत सारी अभी जो हम कैंपेन्स देख रहे थे, हमें भी इससे पहले नहीं पता था, लेकिन कहा जा रहा है कि 40 साल से ज़्यादा की जो ख़वातीन है वो हर साल अपनी मेमोग्राफी कराएं। तो मेमोग्राफी एक तो क्या है और उसकी चार्जेस क्या हैं, ताकि अगर कोई हर साल कराना चाहे तो उसको ये ना हो कि ये बहुत ज़्यादा। जो हलीमा ने सवाल बड़ा प्यारा पूछा है
कि जो 40 साल कहा ये जाते हैं 50+ को ये ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, यंग एज में ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता, बहुत कम चांसेस है। तो ये भी इट्स अ वेरी गुड वैलिड क्वेश्चन। जो मैं स्टेटमेंट देना चाहूँगी अपने एक्सपीरियंस और उसकी बेसिस पे जो क्लिनिकल हमारा एक्सपीरियंस है कि अब ब्रेस्ट कैंसर किसी भी एज पे आना स्टार्ट हो गया। अब फॉर द लास्ट 2-3 ईयर्स 30 to 40 ईयर्स के एज ग्रुप में भी कैंसर्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए। तो अब कोई भी एज ग्रुप एग्जेम्प्टेड नहीं कि इस एज में कैंसर नहीं हो सकता। प्रेग्नेंट खवातीन भी आ रही हैं ब्रेस्ट कैंसर के साथ, यंग फीमेल्स भी आ रही हैं ब्रेस्ट कैंसर के साथ, जो खवातीन ब्रेस्ट फीड करवा रही होती हैं उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हो रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट कि सिर्फ ओल्ड फीमेल्स को हो सकता है या 40-50 अबव फीमेल्स को हो सकता है, वो अब शायद उस तरह स्टैंड नहीं करता। और ये अब जैसे जैसे वर्ल्ड वाइड ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं एज के, तो ये हो सकता है कि कुछ टाइम में गाइडलाइंस और ये भी प्रॉपर्ली डेवलप हो जाए। स्क्रीनिंग का अमल उस एज में किया जाता है जब कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अभी भी 30 to 40 में आ तो रहे हैं केसेस, लेकिन चांसेस फिर भी कम है जनरल पॉपुलेशन में। इस वजह से स्क्रीनिंग हम यूजुअली 40 ईयर्स पे स्टार्ट करते हैं, और उसमें अब 40 से पहले जो खवातीन है उनके लिए होता है कि वो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करती रहें, हाँ, खुद से मुआयना करती रहें, और अगर कुछ भी फील हो या अगर फैमिली हिस्ट्री हो तो फिर वो कोई भी अल्ट्रासाउंड, MRI या वो करवा सकते हैं। कहा यह जाता है कि बहुत सारी ऐसे सिम्टम्स आपने जेनेटिकली बताया कि ब्रेस्ट कैंसर के होते, कहा यह भी जाता है कि स्मोकिंग कैन वन ऑफ द कॉज टू। एंड देयर इज वन मोर थिंग जो आपने आज क्लियर करनी है। बड़ा कंट्रोवर्शियल शायद सवाल पूछने लगा हूं, लेकिन कहते हैं जो बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं वो भी इसमें बड़ा प्ले करती हैं पार्ट ब्रेस्ट कैंसर में। क्या ये बात सच है? देखिए कैंसर्स के केस में कोई भी फैक्टर एक फैक्टर नहीं होता जिसको आप ही नहीं कहा मैंने अच्छा सवाल पूछा मुनज़्ज़ा, आप तो बिल्कुल सीधा चल रही हैं आज। कोई आप जुमले नहीं मार रही हैं, हमें कोई आप तारीफ करें, हम तो नहीं इस तरह पढ़ पाएंगे आगे। जी जी। अच्छी चीज ये है कि आप सारे वो मिथ्स और उनको पकड़ के ला रहे हैं ताकि वी आर ट्राइंग टू डिबंक देम। और ये बहुत लोग कहते हैं, पता है कि जी बहुत लोग कहते हैं, बिल्कुल। देखिए अगेन बात ये आती है कि जो कैंसर है ना उसका कोई एक पॉजिटिव फैक्टर नहीं होता, ठीक है। जैसे इसको अगर हम कंपेयर करें कि टीबी है, हमें पता है कि ये मसला है, इसकी वजह से टीबी हो रही है, ठीक है। कैंसर के केस में बहुत सारे फैक्टर्स एडेड फैक्टर्स होते हैं और वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं, वो रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। अब ये कह देने का मतलब ये नहीं है कि जो खवातीन स्मोकिंग नहीं कर रही या जो बर्थ कंट्रोल पिल्स नहीं ले रही या जिनके बच्चे हैं उनको कैंसर नहीं हो रहा, उनको भी कैंसर हो रहा है और रेशोज उनमें भी आते जा रहे हैं। जवाब दे रही है। मुझे आप ये बताएं कि अगर देखिए एग्रीवेट करता है स्मोकिंग और कंट्रोल, स्मोकिंग से सब कैंसर्स का रिस्क एग्रीवेट होता है, इंक्लूडिंग द लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, स्मोकिंग, अल्कोहल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, डाइटरी, बर्थ कंट्रोल पिल से भी चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। लेकिन अगेन वही वाली बात आ जाती है कि वो एक फैक्टर नहीं है। थैंक यू सो मच साहिबा। हुमा इस्लामाबाद से, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं हुमा? गुड मॉर्निंग। वेरी गुड जी अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। हलीमा बहुत अच्छा शो कर रही हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे हमारी आवाज़ हैं आप। बहुत शुक्रिया, हमारी आवाज़। बहुत शुक्रिया, बहुत हुमा, आपको शुक्रिया। आपके नाम का मतलब पता है? जी क्या बिल्कुल। मतलब है? इसका मतलब एक तसव्वुराती परिंदा, यानी कि वेरी गुड परिंदा होता है। जी आपको बताओ मेरे नाम का मतलब क्या है? नहीं, आपके नाम का नहीं पता। मैं बताता हूँ। हुमायूं का मतलब होता है, आप हुमा का मतलब, हुमा के नाम का मतलब होता है वो परिंदा जो कोई परिंदे को कहते हैं, ठीक है। और ये वो परिंदा है जो किसी के ऊपर से गुजर जाए वो बादशाह बन जाता है। एंड दैट बादशाह, द बादशाह हु बिकम्स इट इज कॉल्ड हुमायूं। ओके ओके, दैट्स या तो मेरे आपके नाम में भाई इस परिंदे की। जी हुमा। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब से एक सवाल करना था। जी जी जरूर करें हुमा। प्लीज करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। जी हुमा बताइए। जी मुझे ये पूछना था, जैसे ब्रेस्ट कैंसर की एक आपने अलामत बताई है, तो गिल्ट के अलावा भी कोई अलामत होती है ब्रेस्ट कैंसर के? जैसे पेन होना, तो पेन होना कुछ ऐसा मसला तो नहीं है ब्रेस्ट कैंसर में? अच्छा, यानी कि ब्रेस्ट में पेन होना कुछ ऐसी अलामत तो नहीं है? पूछ ले। नहीं, हुमा मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ कोई? जी जी। हुमा, हलीमा है अब आपकी आवाज, मैं किसकी आवाज हूँ? आपके शौहर की? नहीं, आप दोनों हमारी आवाज है, हमारी आवाज है तो आज प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं ना आप। हाँ ये बात है। अच्छा सॉरी, आप तो लड़ना शुरू की, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। माफी, सॉरी यार। लड़ना नहीं शुरू हो रही, आपने कहा ना आप हस्बैंड की आवाज है तो मैं नहीं, सॉरी नहीं कीजिए। मेरा मतलब है आप हमारी आवाज है तो आज इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं दोनों। हाँ ये बात नहीं, वरना आप लोगों के से पूछना। ये बात है हुमा, बहुत अच्छा लगा बात करके। सलामत रहो। कश्यफ राना है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। कश्यफ, क्या मैं आपकी आवाज हूँ?
वालेकुम सलाम जी। आप दोनों ही हमारी आवाज है। हाँ जी। थैंक यू सो मच कशिश। मैं तो बड़ी क्या अच्छी हाल आवाज चाल हूँ, है? आपकी आवाज तो नहीं हो बिल्कुल सकती, मेरी ठीक तो बड़ी प्यारी आवाज है। हमारे मैं तो डरते डरते बीमारी भी नहीं पूछती डॉक्टर से। आए खुदा दा वास्ता, अल्लाह दा वास्ता, अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। शुक्र है आज इंशाल्लाह कि कोई सवाल नहीं होगा। अच्छा, आप लोगों की अच्छी बात मुझे ये लगती है कि आप इतनी अच्छी तैयारी हो वो कितना अच्छा करके आते हैं। मैंने एक सवाल जस्ट पूछना होता है, वो भी मैं लिख लिया करती हूँ कि भूल ना जाए मुझे, मैं भूल जाती हूँ। और आप लोग इतने सवालात, इतने कॉम्प्लिकेटेड सवालात पूछते हैं और बगैर लिखे मैं हैरान होती हूँ आप लोगों को याद रहते हैं वो। बस हमारा जो ये है ना, ये 2 घंटे के लिए ही चलता है और फिर उसके बाद उसके बाद लाशें ऐसी बड़ी होती हैं। लाश बन जाते हैं हम। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, ये बहुत अच्छी बात आपने की है। मैं आपको इसका एक जरूर बताऊंगा। याद रहे, मैं बड़े लोगों को ये इस बात से करता हूँ कि इंटरेस्ट डालें बुक्स पढ़ने का। खुदारा किताबें पढ़े, अखबारें पढ़े, क्योंकि जहां आप बैठे आप गुफ्तगू करें, आपके पास नॉलेज हो। मुझे बड़े बुरे वो लगते हैं जो पॉलिटिक्स की भी डिस्कशन कर रहे होते हैं, यकीन मान के पीछे कोई बैकग्राउंड को नहीं पता होता कि पिछली हुकूमतों ने क्या किया, क्या बजट आया, क्या पॉलिसीज हैं, और बस क्या कर नहीं मैं तहन बदाना मियाँ जी है और जी खान साहब ओ भाई ओ अपने कार खा रहे ने, तुसी क्यों लड़ रहे हो? तो मतलब हमारे मुझे भी पढ़ने का बहुत शौक है। यकीन करें, कोई एक बुक मैं लाती हूँ तो मैं जब तक वो खत्म ना कर दूँ सेम डे, तो मुझे चैन नहीं आता। मैं पूरी पढ़ के सांस लेती हूँ। आप अपनी पूरी बात भी फोन पे ना कर ले, आपको चैन नहीं आता। अच्छा जी, मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब, कुछ खवातीन को अर्ली मेनोपॉज हो जाता है, तो उसकी वजह से और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस बनते हैं। तो क्या उस वजह से ये जो डिजीज है कैंसर की, ये भी हो सकती है खुदा ना खास्ता? तो अगर हो सकती है तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं? गाइड कीजिए। गुड यार, अच्छा सवाल। थैंक यू Very सो good. मच कशिश फॉर कॉलिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हाँ जी जी। डॉक्टर साहब। अच्छा, पहले क्या रही क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो पहले कॉलर ने किया। उन्होंने पूछा कि पेन भी क्या सिम्टम हो सकता है। अमूमन ब्रेस्ट कैंसर की गिल्टियाँ इनिशियल स्टेजेस में पेन नहीं दे रही होती, पेनलेस होती है। लेकिन फिर भी अगर पेन है ब्रेस्ट में तो ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करवाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अक्सर कोई इतनी डीप गिल्टी पड़ी हुई होती है जो कि स्किन पे और उस पर चेंजेस नहीं ला रही होती है, और वो डीप होने की वजह से उसके ऊपर कोई चोट वगैरह अगर लगती है तो उसकी वजह से पेन एक फर्स्ट सिम्टम आ जाता है। ठीक है। तो पेन होना ब्रेस्ट कैंसर की अलामत भी हो सकती है, लेकिन हर केस में इस तरह नहीं होगा। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप खुद भी अपना एग्जामिनेशन करें और डॉक्टर से भी करवाएं। उसके अलावा जो सिम्टम्स वो पूछ रही थी, निपल से डिस्चार्ज आना, खून का डिस्चार्ज आना या किसी भी किस्म का डिस्चार्ज आना, अगेन वो एक फैक्टर हो सकता है जो कि कैंसर का वो अच्छा अलामत हो सकती है। ठीक है। तो ब्रेस्ट से रिलेटेड कोई भी अगर सिम्टम्स आ रहे हैं, चाहे वो पेन है, चाहे वो कोई हार्ड लंप फील हो रहा है, कोई स्किन पे चेंजेस आ रही हैं, कोई निपल पे कोई चेंजेस आ रही हैं, या किसी भी किस्म का डिस्चार्ज आ रहा है, तो वो एक इंडिकेटर हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर का, और उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए किसी भी सूरत में। उसको चेकअप एक क्वालिफाइड प्रॉपर। ठीक है, मेरे एक और सवाल आपसे पूछते हैं। रियाज भाई हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम कराची से। सुबह खैर, क्या हाल चाल? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल भाईजान? खैरियत है। रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। वेरी गुड यार, ये मॉडल कॉलोनी से भी कॉलें आना शुरू हो गई हैं। गुड यार, अच्छे लोग आ रहे हैं। बस जी, आप लोगों के प्रोग्राम की मैंने चैनल देख रहा था तो एकदम सामने आया, तो मैंने कहा यार इतना प्यारा मौजू लेके आया और लोगों की अवेयरनेस के लिए। मेन चीज है कि लोगों को घर बैठे, क्योंकि कोई लोग ऐसे होते हैं जो पसमानदा एरिया में हैं, डॉक्टर तक नहीं पहुंच सकते, तो आपके तवज्जुह से चैनल के तो सलाम है आप लोगों को कि आप लोग इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम लेके आते हैं। जज़ाकल्लाह भाई, जज़ाकल्लाह। मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं पहली दफा कॉल कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम में, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब, मसला ये है कि हमारे एक रिलेटिव हैं, उनके कैंसर जो है वो जबान जो है ना, जबान के पास, ये जबान के कुछ हिस्से में वो कैंसर सा आ गया है। तो ये अब आगा खान में उनके टेस्ट वगैरह चल रहे हैं। एक और हमारा बच्चा है, उसको अपने कहते हैं गर्दन के पास जो टॉन्सिल्स टाइप के हो जाते हैं ना, ये आलम हो गए थे, तो गिटलियां टाइप की गर्दन में भी गिटलियां आ जाती हैं। तो अब वो कैंसर की तरफ गए तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अब काफी रिकवरी हो रही है। तो इसके लिए परहेज क्या करना चाहिए, क्योंकि परहेज का भी तो That was about to ask. बहुत अच्छा सवाल। परहेज क्या बताएं? बहुत प्यारा सवाल। शुक्रिया रियाज मैं साहब आपसे कॉल यही पूछ करने रहा था, के ब्लड लिए। प्रेशर के लिए बताया जाता है, चीजों के लिए। दुआ हमारे साथ कॉलर है, फिर आपके पास लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम हलीमा बहन और हुमायूं भाई, क्या हाल चाल है आप लोगों बिल्कुल के? ठीक, आप ये कैसी हैं? जान दुआ कहाँ गया भाईजान के साथ? भाई रह आज गए। मैं बहुत सीरियस सवाल करने वाली हूँ। जी जी जरूर दुआ करें। आप कहती थी हुमायूं भाईजान, भाई रह गए, जान तो चला गया। मुझे लगता है कुछ दिन तक भाई भी चला जाएगा। अच्छा हुमायूं रह भाईजान भाईजान भाईजान। जी जी दुआ सवाल करें। दुआ सवाल कर। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आपका? डॉक्टर साहब मेरा आपसे ये सवाल है कि जो गिल्टियाँ होती हैं इस बीमारी में, ये कोई गिल्टी जो है वो बहुत दर्दनाक होती है और कोई गिल्टी जो होती है उसमें दर्द नहीं होता। हाँ, जी जी वो बिल्कुल दर्द के बगैर होती है। तो क्या वो भी इसी बीमारी की अलामत होती है? ठीक है, गुड क्वेश्चन, अच्छा सवाल, बहुत शुक्रिया मेरा सवाल डॉक्टर। बहुत अच्छा है, देखिए बहुत अच्छा सवाल है। Very good, इनाम very good. मेरा होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, जी। बहुत अच्छा सवाल जो आपने इनाम पूछा। हमने आज तक गायबाना कभी किसी को ना दिया, वो जब हम देंगे लेकिन तो डॉक्टर आपको मुनज़्ज़ा ने कसम Thank खाई you है so किसी के much. सवाल को अच्छा नहीं कहेंगे। नहीं वो सारे मिस इतनी नादिया कॉल इन्फॉर्मेशन। लेते हैं। मिस नादिया कॉल मिस लेते हैं। नादिया की अस्सलाम कॉल लेते हैं। वालेकुम अस्सलाम नादिया। वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है नादिया? जी अल्लाह का शुक्र। नादिया आप अपनी टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, हमसे बात कर लें। ओके जी। जी जी बताएं, क्या पूछना चाह रही हैं? दरअसल मुझे डॉक्टर साहब से पूछना था, ये प्रॉब्लम दरअसल मेरी सिस्टर को है, जी इस बारे में क्वेश्चन करना था। जी जी पूछिए बताइए, पूछिए। बिल्कुल। जरूर पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम डॉक्टर साहब सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। दरअसल ये मेरी छोटी सिस्टर हैं, उनको मेरा ख्याल है कि तकरीबन 1 साल हो गया ठीक है। प्रॉब्लम मसलन उन्होंने अभी तक डॉक्टर से डिस्कस नहीं किया, वो कह रही मुझे पेन होता है। ठीक है। अभी आपका प्रोग्राम देखकर मुझे कंसर्न हो गया कि इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे आइडिया नहीं है, मैंने कभी देखा नहीं है। जी जी, आपकी बहन की एज कितनी है? ये तकरीबन 27 27। की age तो नादिया डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए अभी तक? ये अब मैं उसके बारे में क्या डिस्कस करूं? ठीक है। वो शायद उनके हस्बैंड की जरा थोड़ी सी, मैं क्या कहूँ, आप हस्बैंड ठीक है, को चूल्हे में डालें, आप जाके उनको खुद लेके जाएं यार, ये ज्यादा जरूरी है, उनकी जिंदगी ज्यादा जरूरी क्या है। ही कि बात husband ज्यादा होती है अगर जरूरी इस तरह के हस्बैंड को सब चूल्हे में डाल के चले जाते हैं डॉक्टर के पास? भाई क्या ही आप बात। नादिया आप उनको कहीं चुपके से ले जाए, जिस तरह भी है यार, उनको हॉस्पिटल लेके जाएं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप उनको कोई बहाना करके किसी तरह भी, यू शुड टेक हर टू द हॉस्पिटल। आई डोंट नो कैसे लेके जा सकती हैं आप, लेकिन आप उन्हें जरूर लेके जाएं हॉस्पिटल। इस पे बहुत शुक्रिया। आपने हम यहाँ ब्रेक लेते हैं, वापस आके आपके ठीक। सारे सवालों के जवाब देंगे। ब्रेक लें, वापस आते हैं, मैं चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम, वापस Welcome आए हम back आपके to the साथ show. फिर एक बार और खुशामदीद कहेंगे। बुरी खबर ये है जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। पाकिस्तान में जो रिसर्च हुई है, उस रिसर्च से साबित हुआ है ब्रेस्ट कैंसर की सबसे फैलने की सबसे बड़ी वजह क्या है? कुछ अंदाज़ा लगा सकती हैं? मैं बताऊँ आपको फैलने की सबसे बड़ी वजह क्या है? क्या है? सबसे मेरे ख्याल ज्यादा- से डॉक्टर के ना जाना, लेट जाना। इलिटरेसी, यानी कि आप डॉक्टर के पास नहीं जाते, आपके पास अवेयरनेस नहीं है, आप किसी बाउंड्रीज के इर्द गिर्द जो है वो जकड़े हुए हैं और आप नहीं जाते। ये ब्रेस्ट कैंसर की बढ़ने की सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान में करार दी गई है, जो कि एक अलमनाक बात है। सवालों के जवाब आपके पास आएंगे ताकि टाइम जो है वो कम है और आप भी जो है उसके सारों के सवाल आपको याद है, मैं आपको साथ साथ बताता रहूँ। अब मुझे याद है सवालात। इनिशियली पेन से रिलेटेड पूछा गया था, पेन कैन बी एन इंडिकेटर, पेन हो सकता है कि ब्रेस्ट कैंसर की वजह से भी हो सकता है पेन। यूजुअली जो बहुत ज़्यादा पेन वो कह रही हैं, वो या तो बहुत एडवांस्ड कैंसर हो, उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है जिसमें स्किन पूरी इन्वॉल्व हो चुकी होती है, या कुछ इन्फेक्शंस होते हैं या ऐसे कैंसर्स होते हैं जो कि इन्फेक्शन के साथ प्रेजेंट कर रहे होते हैं, उनमें पेन एक बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम होता है। अगेन वही वाली बात कि कोई भी सिम्टम है, चाहे वो पेन का है, चाहे वो गिल्टी है, चाहे वो कोई भी चेंजेस हैं, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ठीक है। लाइफस्टाइल के बारे में बात की गई। ग़िज़ाएं। जी जी गज़ा कौन सी होनी चाहिए? कोई गज़ाओं में भी आपका बिल्कुल। डिफरेंस? अब एग्जैक्टली जो हम ये ट्रेंड चेंज देख रहे हैं ना, एज शिफ्ट देख रहे हैं कि पहले ख़वातीन जिनकी ज़्यादा उम्र होती थी और अब कम ख़वातीन को हो रहा है, कम उम्र की ख़वातीन को। उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर्स हमारे लाइफ स्टाइल्स हैं। स्मोकिंग, जो आप पहले कह चुके, अल्कोहल जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत एक सिग्निफिकेंट वो फैक्टर है। हमारे यहाँ पे ओबिसिटी, डाइटरी फैक्टर्स, प्रोसेस्ड फूड,
एक बैलेंस्ड डाइट का ना होना, Thank जिसमें you, एक thank you, बैलेंस्ड डॉक्टर साहब, क्वांटिटी इसको हो लेके आने के प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, फैट्स की, और साथ एक बैलेंस हो साथ विटामिन्स का, हेल्दी फूड, एक एक्सरसाइज या रूटीन की नॉर्मल एक्टिविटी मेंटेन करना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसमें। अब ये सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर से नहीं प्रोटेक्ट करेंगे, ये आपको बाकी सारी चीज़ों से भी प्रोटेक्ट करेंगे, बाकी बहुत सारे कैंसर से भी प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं ये। तो जनरली एक एज शिफ्ट जो आ रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए इस चीज़ पे स्टडीज़ होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अब ऐसे हमारी डाइट में कौन से फैक्टर्स हैं, हमारे एनवायरनमेंट में ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कार्सिनोजेनिक है, जो कि कैंसर को इतना फैल रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने डाइट की बात की, बहुत सारे लोग जो हैं वो ये पता एजुकेटेड हैं, सब कुछ पता है, पैसा अन्यवाय है लोगों के पास, ठीक है, तभी आप इस तरह की चीज़ें खा रहे हो ना। गरीब तो प्रोसेस फूड, डब्बों वाले फूड ला के नहीं खा सकता। 2 मिनट नूडल, ये चीज़ें, इनसे लोग बाहर ही नहीं निकल रहे कि यही खानी है, यही फ्राई करके खाने हैं। जो चिप्स भी जो है ना वो हाथ टूटते हैं औरतों के घर में, उनको छील के काटते हुए बाहर से ही पैकेट लाना है और उसी को चिप्स बना के खा लेने हैं, वो भी इन्होंने काम नहीं खुद करना। उसके बाद आप कहते हो कि जी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमें ये मसला क्यों हो रहा है। फिर आपको कितनी एजुकेशन चाहिए कि आपको ये पता हो कि ये आपके लिए ठीक नहीं है। चलें, अगर आपका दिल करता भी है, आप खुश खुराक है, आप हफ्ते में एक दफ़ा खा लें, आपका पूरा खाना ही है, घर का खाना आपने कभी सूंघा ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है घर में क्या बना हुआ है, फिर आप कह रहे हो कि जी हमें मसले मसाइल हो रहे हैं। अब ये जो आप बात करिए ना, ये बेसिकली एक पूरा एक लाइफस्टाइल चेंज होने की ज़रूरत है। ये सिर्फ कोई हमारी एलीट क्लास या अपर मिडिल क्लास का प्रॉब्लम नहीं है, ये जो प्रॉब्लम है ये अब लोअर क्लास में भी आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि शायद वो आपकी वाली बात कि एक तो एजुकेशन नहीं है उस तरह, कम्युनिटी लेवल पे हमारे इतने प्रोग्राम्स नहीं हैं जो कि लोगों को एजुकेट कर सकें। इवन गरीबों को भी इस बारे में एजुकेट करने की ज़रूरत है कि वो अपने रिसोर्सेज में रहते हुए क्या हेल्दी डाइट या क्या हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। कम्युनिटी लेवल पे स्कूल्स के बच्चों को एजुकेट करने की ज़रूरत है, और जो भी ख़वातीन हैं जो स्पेशली जो घर चला रही होती हैं, उनको पता होना चाहिए कि एक बैलेंस कैसे मेंटेन रखना है। आपकी वाली बात कि अगर प्रोसेस फूड ले भी रहे हैं तो आप उसको बैलेंस करें विद द हेल्दी फूड। ये नहीं कि आप उसी पे चिपक गए। Exactly. रामीन की कॉल ले लें अगर आपकी इजाज़त हो। रामीन अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं मायूं भाई आप? मैं तो बहुत प्यारा हूँ रामीन, आप बहुत देख तो शुक्रिया रही हैं। रामीन, बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत शौक से देख रही हूँ मैं रोजाना। बहुत मैं भी शुक्रिया। आजकल देख रहा हूँ अपना प्रोग्राम शौक से, मेरे पास टाइम है आजकल। आगे तो मेरा डॉक्टर से क्वेश्चन है। जी 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 हम भी पूछिए। वही बिल्कुल। पूछ रहे हैं, आप भी पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आपका? साहिबा। जी मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक, बताइए। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बोला है कि अगर स्किन पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका भी आप बताएंगी। तो स्किन पे छोटे छोटे आईज के नीचे दाने आ रहे हैं। आइज़ के नीचे दाने आ रहे हैं, ठीक है। जी तो तो वो उससे मैं बहुत परेशान हूँ। तो उसको कोई साइड इफेक्ट नहीं? मेरी कोनी से भी एक जख्म पैदा हो गया, मैं भी परेशान हूँ। आपको पता है आप क्या बात कर रहे हैं रामी? जी क्या, किस बारे में बात कर रहे हैं, बताओ मुझे। इन्होंने बोला है ना कि क्या? नहीं, उससे पहले जो हम 1 घंटे से बोल रहे एक किस बारे में? रामीन टेस्ट है आज आपका। हेलो। हाँ रामीन बताओ किस बारे में बात कर रहे हैं हम आज? ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। हाँ तो दानों के करती हैं आप इलाज? आंखों के नीचे वो भी। आंखों के नीचे वो भी नहीं बेटे। I'll answer अच्छा that question. स्किन I'll का take बोला that question. है। अच्छा वैसे I'll take हो that. सकता है इसका इलाज इसके वो शायद आपने गलत रिलेट कर लिया रामीन। वो डर्मेटोलॉजिस्ट को मेरा ख्याल में आपको दिखाना चाहिए। आपके छोटे दाने ना गिल्टी तो नहीं है ना, खुदा ना खास्ता? नहीं नहीं। हाँ चलो अल्हम्दुलिल्लाह, बस शुक्र है वो दाने वो तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे यार, बस खुदा ना खास्ता वो गिल्टी ना हो। ये ठीक है? कुछ दिनों में हम डर्मेटोलॉजिस्ट बुला लेंगे, फिर आप उनसे कॉल करके पूछ लीजिएगा, ठीक है? रामीन चकवाल में रहती हो? जी बिल्कुल। मैं वहाँ पे नीला दुल्ला गया हूँ, उधर करीब है ना? जी नीला दुल्ला एक जगह है ना, दुल्ला, नीला दुल्ला, दुल्ला 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 नाम है ना? हाँ जी हाँ। हाँ जी, जी। मैं वहाँ गया हूँ, बड़ी प्यारी जगह है यार, बड़ा सब्जा है वहाँ पे, मुझे बड़े अच्छा लगा है वो। हाँ जी बिल्कुल, बहुत प्यारी जगह है। हाँ तो कभी भी मेरी बहन ने रेवड़ियाँ ली हो तो एक डब्बा एक्स्ट्रा लेना और भाई को भिजवा देना। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। हाँ, ठीक सब है, क्यों नहीं बहुत कह के जाते, आज तक किसी ने कुछ ना मुझे दिया, अपने से ही ले रहा हूँ सब कुछ। जी डॉक्टर साहिबा, अब मैं आई वांट टू आस्क यू अबाउट मेल। वो क्वेश्चन था ज़बान के कैंसर वाला। ठीक है, मैं ना? हाँ क्या कराची जुबान से- कैंसर वाला बता दे, फिर मैं अपना सवाल हाँ। पूछूंगा। वो बेसिकली उनका क्वेश्चन ये था कि गर्दन में गिल्टियाँ या कहीं पे भी,
तो बीइंग अ सर्जन या बीइंग एक डॉक्टर हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कोई भी चेंजेस जो भी कहीं पे भी डेवलप हो रही हैं बॉडी में, कहीं पे भी गिल्टी की फॉर्म में हो, जख्म की फॉर्म में हो, दानों की फॉर्म में हो, उसको वैल्यूएट करवाना, उसको चेकअप करवाना ज़रूरी होता है ताकि डॉक्टर असेस कर सके कि उसमें क्या कैंसर का रिस्क है या नहीं है। तो वो एक डॉक्टर एक डॉक्टर मुनस्सा, अब क्योंकि हमने मुझे लगता है पिछले शो में इग्नोर कर दिया था, आई थिंक वी शुड नॉट इग्नोर, चाहे 1% भी है पर है मर्दों में भी ब्रेस्ट कैंसर बिल्कुल होता है, बिल्कुल है। ठीक है, मुझे याद है, और वो ब्रेस्ट कैंसर आपको बड़ा परसेंटेज कम है, लेकिन उससे पहले गिल्टी भी होती है, कुछ लोगों के निपल में होती है, उससे कुछ जी से वर्ड है, उसको पता नहीं क्या ग्लाइकोमेजिया। हाँ ग्लाइकोमेजिया, बड़ा मुश्किल सा नाम है, तो मुझे याद था। तो वो होता है, उसके बारे में पढ़ रहा था, वो होता है उससे भी निपल स्वेल हो जाता है आपका, ठीक है, और वो भी निकालते हैं, वो उसमें उसको बराबर कर दे, एक आपका सूजा हुआ होता है। तो अगर तशखीस की जाए मर्दों तो के हवाले से बात, हाँ मर्दों के हवाले से, तो उनका भी चेक करें तो वो तो उसको कैंसर समझ सकता है। तो कैसे मर्दों को पता चलेगा खुदा ना खास्ता अगर उसको है कि उसको ब्रेस्ट कैंसर है? ठीक है, गायनोकोमेजिया जो होता है वो बेसिकली गिल्टी अलग से कोई महसूस नहीं होती, वो ब्रेस्ट टिश्यू क्योंकि मर्दों में उतना डेवलप नहीं होता, कुछ मर्दों में स्पेशली जो कोई ख़ास टाइप के स्टीरॉइड्स ले रहे हो या कुछ ख़ास मेडिकेशन है जो ले रहे हो, उनमें ये हो जाने के चांसेस होते हैं। अब अमूमन जो गायनोकोमेजिया होता है वो यूजुअली दोनों साइड्स पे हो रहा होता है, या अगर एक साइड पे भी हो तो उसमें अब क्योंकि ब्रेस्ट वैसे नहीं होता मर्दों में, तो गिल्टी और उसमें डिफ्रेंशिएट करना उनके लिए खुद मुश्किल हो जाता है। मुश्किल कैसे होता है डॉक्टर साहब? आसान नहीं होता होगा उनके लिए? तो नहीं, मतलब उसको ये डिफरेंशिएट करना कि क्या ये गायनोकोमेजिया कैंसर नहीं होता। हाँ, गायनोकोमेजिया का मतलब ये होता है कि सिर्फ एक टिश्यू वहाँ पे ग्रोथ हुई है जो कि नॉर्मल एक ग्रोथ, मतलब बेसिकली वो एबनॉर्मल ग्रोथ है लेकिन वो कैंसर नहीं है, ठीक है। तो उसका इलाज कैंसर वाला इलाज नहीं होता, लेकिन सर्जरी उसकी भी होती है, इसके लिए भी सर्जरी होती है, कॉस्मेटिक रीजंस के लिए सर्जरी कर दी जाती है क्योंकि ताकि सेम उस पे आ जाए। अब अगर गिल्टी महसूस हो रही है मर्दों को भी ब्रेस्ट में, निपल के नीचे या ब्रेस्ट में, या वो जो गायनोकोमेजिया ही फील हो रहा है, तो उसके लिए वो अगेन डॉक्टर चेकअप करके अल्ट्रासाउंड वगैरह करते हैं और उस पर डायग्नोज करते हैं कि क्या कोई अलग से अंदर कैंसर वाली गिल्टी तो नहीं पड़ी हुई। और कभी कभी हमें बायोप्सी भी करवा के उसकी बायोप्सी भी होती है, नीडल्स वाली, नीडल के साथ बायोप्सी की जाती है, उसको हम कभी FNAC करवाते हैं और कभी हम एक कोर कट बायोप्सी होती है, एक नीडल होती है। ये लोकल एक OPD का प्रोसीजर है जो कि लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है और बेसिकली वो आपको 100% डायग्नोसिस दे सकता है कि क्या ये कैंसर है या नहीं है। ठीक है, हमारे साथ लास्ट कॉलर है, उनकी तरफ चलते हैं। याहिया है, मतलब इस टॉपिक के हवाले से लास्ट कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप सबको सलाम हो और सबको सलाम हो, और यकीनन इस बड़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, लेकिन कुछ सवाल मेरे जहन में थे और कुछ बात ही मैं करना चाह रहा था कि देखिए हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये कि बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको हमने टैबूज बना लिया, ठीक है ना, क्योंकि होता ये कि अब ये चीजें, अब आप दुनिया भर की बेहुदगी टीवी पे सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे होते हैं, लेकिन जो चीज आपको अवेयर करती है उसको आप नहीं प्रमोट कर रहे होते। ये तो इस टैबू को, जैसे आप लोग ने बहुत सारी बातें हमें बताई और हमें समझ में आई, तो एक तो ये समझना जरूरी है। दूसरी बात है कि जब आप अगर आप इनिशियल स्टेजेस पे आप डिस्क्लोज नहीं करते ना चीजों को और लिंगर ऑन करते हैं, तो प्रॉब्लम आपके लिए भी होती है और घर वालों के लिए भी होती है, क्योंकि जब एक आदमी अफेक्टेड होता है ना, कोई औरत अफेक्टेड होती है, तो सारा घर एंगेज हो जाता है। उसकी वजह के सारे किसी को लेके जाना, फिर अगर कीमोथेरेपी हो रही है, रेडियोथेरेपी हो रही है, सारी चीजें हो रही है, तो ये एक आपको साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग देने की भी लोगों को जरूरत है कि भाई अगर आप ये नहीं बताओगे या नहीं करोगे इनिशियल स्टेज पे, आप इसको नहीं डिस्क्लोज करोगे, तो सबके लिए मुश्किलात हो जाएंगी। तो ये एक इम्पोर्टेंट इशू है। दूसरी मुझे जो एक इम्पोर्टेंट बात डॉक्टर साहब से पूछनी है, वो आखिरी मेरा क्वेश्चन है कि डॉक्टर साहब ये बताएं कि क्योंकि ये जो कीमोथेरेपी है बड़ा इफेक्ट करती है, ये आपके को साइड इफेक्ट इतने ज्यादा होते हैं इसके, आपके बहुत सारे नुकसान होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इस पर डिस्कस नहीं कर रहे होते। कीमोथेरेपी आज दुनिया में इतनी रिसर्च हो रही है कि ऐसी ड्रग्स बन चुकी है जो मिनिमम आपको रिस्क फैक्टर के साथ कर सके ताकि चीज दूसरी चीजों को डैमेज ना करे। इस पे कोई रिसर्च हो रही है या नहीं हो रही है, मेरा सवाल। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सो मच आहिया। वैसे हम कीमोथेरेपी के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि अब उन्होंने सवाल कर लिया तो एक और दफ़ा हम उनको आगाह कर देते हैं कि वो पूछना चाह रहे हैं कि इतनी रिसर्च हो रही है तो ऐसा क्या मुमकिन है कि कीमोथेरेपी जो है वो सिर्फ सेल्स को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाए और जो उसके नुकसान होते हैं जैसे बाल गिर जाते हैं या इस तरह, वो चीज़ें ना हो? देखिए ये बिल्कुल ऐसे ऑनगोइंग रिसर्च प्रोजेक्ट्स बहुत सारे चल रहे हैं, वर्ल्ड वाइड चल रहे हैं, और आप जो कीमोथेरेपी दी जाती है उसके सिम्टम्स और वो काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड हैं और उसमें अब खास टारगेटेड थेरेपीज़ भी आ चुकी हैं। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से भी हार्मोनल थेरेपी होती है, उसके अलावा कीमोथेरेपी की भी खास टाइप्स होती हैं जिसमें ये सारे सिम्टम्स को बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया जाता है। और अब जो ख़वातीन इस अमल से गुजर रही होती हैं, अगर आप उनसे पूछें तो वो बेसिकली सिम्टम्स काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड होते हैं और वो काफ़ी हद तक नॉर्मल लाइफ गुजार रही होती हैं कीमोथेरेपी के साथ भी।
ठीक और है। जब कीमोथेरेपी खत्म हो जाती है तो उसके बाद वो सारा कुछ रिकवर होना टाइम के साथ साथ स्टार्ट हो जाता है। तो ये रिसर्चेज और इन सब का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो चुका है और हो भी रहा है फर्दर, और होपफुली इंशाल्लाह अब ये ट्रीटमेंट इस तरह हो जाएगा कि कंफर्टेबली हर कोई इसको परस्यू कर सके। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, Thank you बहुत for सारी inviting चीज़ें me. आपने बताई। हमारा मकसद हमेशा यहाँ पे बात करने का यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक के हवाले से अवेयरनेस दी जा सके और टैबूज़ को ख़त्म किया जा सके। बहुत सारे अस्पताल, जिस तरह इन्होंने अपने अस्पताल का जिक्र किया, बहुत सारे अस्पताल ऐसे हैं जहाँ पे स्टाफ भी ख़वातीन पे मुश्तमिल है। तो खुदारा अपनी ख़वातीन को इस मर्ज़ में मुब्तला ना होने दें, और अगर कोई भी ऐसी छोटी सी चीज़ आपको लगे कि उनके साथ हो रही है तो खुदा का वास्ता है, मैं आपके सामने हाथ जोड़ के कहती हूँ उनको अस्पताल ले जाएं। आपसे इस बात का रोज़े हशर सवाल होगा कि एक औरत रोती रही, सिसकती रही, और आप उससे सिर्फ इसलिए नहीं लेके गए कि वहाँ पे मेल्स होंगे और हमने तुम्हारा इलाज नहीं कराना। ऐसा मत करें प्लीज़, उन्हें ले जाएं और उनका इलाज कराएं। हो सकता है वो स्टेज 1 पे हों और उनके आगे आने वाली ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरे। आप एंड में कुछ कहना चाहती हैं डॉक्टर साहब? मैं इसी बात को आपकी कंटिन्यू करूँगी। जैसे एक कॉलर भी हमारी आई थी कि हस्बैंड अलाउ नहीं करते। अब जो हम एजुकेशन कर रहे हैं, जो अवेयरनेस करें, वो बेसिकली वो मेल्स की एजुकेशन, और वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अभी पिछले कॉलर ने बड़ी अच्छी बात की कि जब कोई खातून बीमार होंगी तो वो बेसिकली पूरा घर अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि वो वालदा भी हैं, वो बच्चों को भी देख रही हैं, वो हस्बैंड को भी देख रही हैं, वो पूरा घर का यूनिट संभाल रही हैं। तो ये एजुकेशन मेल्स की भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी फीमेल्स की है। और अब ये प्रोसेस स्पेशली जो स्पेशलाइज्ड सेंटर्स हैं, कैंसर सेंटर्स, वहाँ पे इतना कंफर्टेबल कर दिया गया है, प्राइवेसी को इतना इंश्योर किया जाता है कि अब वो सोशल रिस्ट्रिक्शंस भी फैक्टर नहीं होना चाहिए डिले ट्रीटमेंट का। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हम साहब। यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ होंगे नए गेस्ट। आप देखते रहिए एक और सब। गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं कॉर्स। गुड मॉर्निंग। आप कहने लगी थी? सॉरी, मुझे लगा आप भूल गए। कोई बात नहीं। हम लोग अक्सर बात कर रहे होते हैं उन लोगों के बारे में, जब मैं और हुमायूं बैठे हुए होते हैं, कि हम हमेशा से ऐसे नहीं थे जैसे अभी हम आप लोगों को आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। ठीक है, मैं बता रही हूँ, लेट मी एक्सप्लेन। हम फैमिली के में सेंटर ऑफ अटेंशन होते हैं समहाउ। इस तरह के जो लोग होते हैं ना हमारे जैसे, वो कभी कभी अपनी तरफ अटेंशन ग्रैब करना भी जानते होते हैं, लेकिन फैमिली में कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, इतना ज़्यादा लोगों के सामने आके बोल नहीं सकते, उनके अपने अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है, बहुत कुछ नॉलेज होता है उनके पास, लेकिन वो आपको कम्युनिकेट नहीं कर पाते कि हम कैसे कहना चाह रहे हैं ये बातें। लेकिन आज से हुमायूं, अगर हम 15 साल पहले चल जाएं तो इस तरह के लोग भी सर्वाइव कर जाते थे। वो अंडर कॉन्फिडेंट रह के अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार लिया करते थे। आजकल का जो दौर है डिजिटल मीडिया का, उसमें जो है ये मुमकिन ही नहीं है कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हों और फिर भी आप अपनी ज़िंदगी गुजार लें। हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। आजकल लोग बहुत ज़्यादा वोकल हो गए हैं, लोग बहुत ज़्यादा अपनी ओपिनियन जो है वो आपके मुंह पे ठक करके मार देते हैं, और अगर आप इस किस्म के हैं तो लोग तो आपको सालिम बकरे की तरह निगल लेंगे। आपका कोई सर्वाइवल इस दुनिया में नहीं है। तो जो बच्चे इस वक्त फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 9th मैट्रिक, इस तरह के अभी एज ग्रुप में हैं और वो हमें सुन रहे हैं और वो इस तरह के हैं कि वो अभी अपना ओपिनियन रखना नहीं जानते, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिससे आप ग्रूम कर सकते हैं, आप कम्युनिकेशन को बेहतर कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि मेरा पॉइंट ये है, मैं इस वक्त ये सोच रहा हूँ। सिर्फ अपने अंदर अपनी राय को रखना सही नहीं होगा। Am I right? That is very right. I agree with your point. Thank you so much. और हलीमा, आपने जो बात की है इस पे मैं इतना ज़्यादा एग्री इसलिए भी करता हूँ क्योंकि आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बताया। 15 से 20 साल पहले आप बड़े आराम से रह सकते थे, लेकिन अब नहीं। जी बिल्कुल जी। तो आजकल कम्युनिकेशन जो है वो एक बहुत बड़ा टूल है, और मीडिया उससे भी बड़ा टूल है जिसको इस्तेमाल करके आप अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर कर सकते हैं। आज हमने एक ऐसी शख्सियत को दावत दी है जिनका 20 साल का तकरीबन मीडिया में एक्सपीरियंस है, और वो जानते हैं कि अपनी कम्युनिकेशन को कैसे बिल्डअप किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने मीडिया को बहुत ज़्यादा इवेलुएट होते देखा है। तो हम उनकी तरफ बढ़ेंगे और उनसे जानेंगे कि कम्युनिकेशन कैसे बेहतर की जा सकती है, लुक वाइज कैसे बेहतर किया जा सकता है, और जो चीज़ें आप
सोचते हैं या आप लिख सकते हैं, राइटिंग में आप बेहतर है, उसको प्रेजेंट भी कैसे करना आपको आना चाहिए। हमारे साथ मौजूद है नवीद राशिद साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, गुड मॉर्निंग। सेम हियर जी। आप कितने बजे उठते हैं नवीद साहब? सॉरी, कितने बजे उठते हैं सुबह? मैं सुबह जी, हाँ, आपका सबसे पहला तो क्वेश्चन यही होता हम है। ये पूछते जी हाँ, बिल्कुल। मैं जी 3:30 AM, शार्प 3:30 AM। आप सहरी पे तो नहीं उठाते? 3:30 बजे क्यों उठते हैं आप? जी, क्योंकि मैं एक कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट हूँ, तो मैं अपने अल्लाह से भी एक कम्युनिकेशन करना होता है सुबह। क्या बात है। तो उस टाइम पे सोते कब है? 10 बजे जी, जो जैसे आप 10 बजे सो जाते हैं शार्प, मेरी भी घड़ी जो है वो ये आपने बंद होना शुरू हो जाती information है। रखी हुई है हमारी भाई। नॉलेज Good कलेक्ट communication, करके I आए like हैं। it. जी बिल्कुल, देखें, अगर आपने कोई भी चीज़ करनी है तो आपको उसके बारे में पूरा नॉलेज होना ज़रूरी है। हम जब अंडर प्रिपेयर्ड होते हैं तो हम वो चीज़ जो है पूरी तरह उसको एम्ब्रेस नहीं कर पाते। अच्छा नवीद साहब, जैसा मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं है आप अंडर प्रिपेयर्ड हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते बहुत अच्छा है, लिखारी बहुत अच्छा होते हैं, लेकिन उनको ये पता ही नहीं लगता कि हम कैसे प्रेजेंट करें इस चीज़ को। तो अगर कुछ इस तरह के लोग हैं दुनिया में, तो आजकल तो ऐसी चीज़ें सिखाई भी जा सकती हैं। कैसे वो सीख सकते हैं कि हाँ, ये 3 पॉइंट्स में सीख लूँगा तो मैं अपने आप को अच्छी तरह रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? जी बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका प्रोग्राम का फॉर्मेट बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। Thank you. ये कम्युनिकेशन है, दिस इज़ कम्युनिकेशन। बहुत शुक्रिया। आप तक मैसेज कन्वे हुआ, आप लोग ग्रीट हुए और आप लोगों को अच्छा लगा, तो आपका मैसेज जब कंप्लीट होगा तो दूसरे सुनने वाले को अच्छा लगेगा। यही इसके कम्युनिकेशन की बेसिक आपकी रिक्वायरमेंट है। अब सबसे पहले जब हम पढ़ा करते थे, आज से जब मैंने 99 में मास्टर्स किया था, तो उस वक्त हमारे मैं पैदा हुआ था 99। बाय द वे आई एम 48 years old, आई एम 49। माशाल्लाह। अच्छा था, मेरी डबल एज की है, मैं तो 25 साल जी का हूँ। बिल्कुल। तो बस फिर देख लीजिए, आपने मैंने आज 2 साल और कम मोहतात किए। होकर करना है आपने। मैंने आज 2 साल और कम किए अपने। मैंने कहा चलो लगे हाथ कम ही कर लोग आगे की तरफ जा रहे हैं, हमारे मैं पीछे की पीछे, तरफ मैंने आ कहा 2 रहे साल हैं। और कम कर ले। तो हमारे असातिज़ा ने हमें बताया कि कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस। बिल्कुल। अच्छा, फिर चीज़ें जैसे जैसे मॉडिफाई होती गई, इसको डेवलप होती गई, तो अब हम कहते हैं कम्युनिकेशन इज़ अ 2-way प्रोसेस। ये आइसोलेशन में नहीं होगा। आपने जैसे अभी कहा हलीमा कि आप अगर अपनी बात अंदर रखेंगे तो कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट है। तो सबसे पहले तो आपको ये कहने का हौसला होना चाहिए कि जो आप कहना चाह रहे हैं, कोई भी चीज़ इनएविटेबल है या एविटेबल है, उसको शुरू में ब्लंटली कह देना बात की बहुत सारी एम्बेरसमेंट से बचा देता है। तो सबसे पहले तो मैं अपने यंगस्टर्स से, इंक्लूडिंग यू, आप तो खैर माशाल्लाह एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन यंगस्टर्स तो हैं, कि कोई भी बात है उसमें आप हेजिटेट ना करें, कम्युनिकेशन करें, वो हर चीज़ का सलूशन है। लेकिन नवीद साहब, एक बात है, जैसे कि एक आपने बात की कम्युनिकेशन की, अगर मैंने आपसे बात की, ये कम्युनिकेशन ना हुई, आप भी मानते हैं इस बात को, आपसे मैंने बात कर ली, मैंने लोगों से बात कर ली, जब तक वहाँ से डिकोडिंग ना हो सकता है वहाँ पे तो डिकोडिंग हुई नहीं। जैसे बीवी ने अपने शौहर को बातें करी जा रही है, सुनाई जा रही है, तो वो हमारे अंदर ये हुनर है मर्दों में कि हम उसे डिकोड नहीं करते, हम यहाँ से डालते हैं और यहाँ से बाहर निकालते रहते हैं। जो सिलेक्टिव मेमोरी भी होती है हमारी, हम जो सुनना चाहते हैं हमसे वही सुन रहे होते हैं। व्हेन इट कम्स टू डिकोडिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सामने वाली कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, इतनी इन्फ्लुएंशियल होनी चाहिए कि आप बात सुने। जैसे अक्सर ये बड़ा लंबा सवाल है, मैं आपसे जैसे पॉलिटिकल बहस हो रही है किसी की, ठीक है, वो करी जा रहा है, बहस करी जा, दूसरे वाले बंदे को फर्क नहीं पड़ रहा, वो वही पे अटका हुआ है, ठीक है, वो डिकोड हो ही नहीं रहा, क्योंकि आपके पास वो, आपने बड़ी प्यारी बात की, मुझे इतना अच्छा लगा, आपने स्टार्ट में कहा आई केम प्रिपेयर्ड, कि अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं होते आपका काम नहीं होता। तो वो बंदा, उसके पास नॉलेज नहीं है, वो बस उस बंदे के, वो एक इंडिविजुअल के पीछे पड़ गया कि वो अच्छा है, वो पड़ गया, वो अच्छा है, और उसमें कम्युनिकेशन हो रही है, दूसरी तरफ तो डिकोडिंग हो ही नहीं रही। तो जब डिकोडिंग नहीं होती है तो मैसेज कैसे पहुंचा, कम्युनिकेशन तो हुई नहीं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा, मेरे अंदर का एक उस्ताद है, वो भी जाग रहा है। जी कम्युनिकेशन सी से स्टार्ट होता है, और कम्युनिकेशन के 5 C's बड़े इंपॉर्टेंट हैं डिकोडिंग के लिए। आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी, करेक्ट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, आपके कंपैशनेट होना चाहिए, और इसका एक 5वां C भी है, मुझे अभी याद आ जाएगा, उस्ताद भी कभी कभी भूल जाते हैं हम्बल कर जाते हैं। तो वो 5 C's जो हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब तक आपका मैसेज क्लियर नहीं होगा, दूसरे तक कंसाइज, एब्सोल्युटली ट्रू। तालियां बजा सकते हैं आप लोग। जी श्योर, मी टू, मुझे याद आ जी। अच्छा, तो उसमें ये है कि आपका मैसेज जब पहुंचेगा दूसरी तरफ, इन 5 चीज़ों के ऊपर आपका पहले अपना मैसेज देने वाले को भी पता हो कि वो कितना क्लियर है, तो दूसरे बंदे को समझने में आसानी होगी, तो जब समझेगा तो उसका जवाब भी अच्छी तरह वो डिकोड करके दे सकेगा। अच्छा, एक चीज़ और इसमें थोड़ी सी चीज़ें जो मैं रेलेवेंस लाऊंगा इसका, कुदरत आपकी जो है ना, वो आपकी प्रिपरेशन करके भेजा है दुनिया में। अल्लाह ताला ने आपको 2 कान दिए और 1 ज़ुबान दी है। इसका मतलब है कि बैलेंस क्या है कि आपने 2 बार सुनना है
समझना है और एक दफ़ा बोलना है, बैलेंस ये है। जब तक आप सुनेंगे नहीं सही तरह, आप तक मैसेज, आप उसका रिप्लाई अच्छा नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली हम जवाब देने के लिए तैयार होते हैं, हम जवाब देने के लिए, रिएक्ट करने के लिए। एग्जैक्टली तो उसमें ये होता है कि आपका मैसेज सुनने वाले को, या तो अगर दूसरा बंदा कॉन्फिडेंट नहीं है तो वो अंडर प्रेशर आ जाएगा, वो अपनी बात को ज़ुबान पे लाएगा ही नहीं। और अगर उसको आपने मौका नहीं दिया, अगेन फिर वही होगा, वो सप्रेस हो जाएगा। प्यारी बात आप, जब हम सुनते नहीं है ना, मैंने भी शायद अभी लोग कहेंगे आप भी नहीं सुन रहे, लेकिन जब आप सुनते नहीं है ना तो आप फिर रिएक्ट करते हैं, फिर आप रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते क्योंकि आपने सुना ही नहीं उसने क्या कहा। यस, इनकम्प्लीट मैसेज आएगा, क्लियर नहीं हुआ और आपका ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हुआ कि आपका मैसेज कम्युनिकेट नहीं इफेक्टिव हो सका। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मैसेज समझाने के लिए, एक तो यह है कि आपका इफेक्टिवनेस होनी चाहिए। आप मैसेज सुना रहे हैं, सिंपल होना चाहिए। इसके लिए ये नहीं है कि आपने बहुत प्रिपरेशन की हुई, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं या आप कहीं से ट्रेनिंग लेकर आए हैं। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, तो उसके बाद आपको और किससे कहना चाहता हूँ। ये 2 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है हमारी कम्युनिकेशन में, कि आप क्या कहना चाहते हैं और क्या किससे कहना चाहते हैं। अगर आपको क्लियर हो जाए तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत इजी हो जाती है। अच्छा, लेकिन फिर भी कभी कभार आपको ये ज़रूरत होती है कि अल्फाज का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा आपके पास हो, तभी आप अपनी बात अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं, अगले को समझ आ सकती है। अगर 4 अल्फाज ही आपको आते हैं तो आप नहीं कर सकते। हुमायूं अक्सर ये बात बहुत ज़्यादा करते हैं कि आपको बुक्स पढ़नी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, आपको उन बुक्स से आना चाहिए। पहले ज़माने में क्या होता था, वो बुक्स जो हैं कभी कभार इंसान उनकी जगह पुर कर देते थे, क्योंकि हमें अपनी दादी नानी के साथ बैठने की आदत होती थी और उनके नॉलेज हम में ट्रांसफ़र हो जाता था। आजकल वो सिस्टम भी ख़त्म हो गया है, क्योंकि हम बड़े बूढ़ों के पास तो बैठते नहीं। तो बुक्स पढ़ना कितनी ज़रूरी है एक ऐसे बंदे के लिए जो इस फील्ड में आना चाहता है, ताकि उसके पास इतना नॉलेज हो कि जब वो बोलना शुरू करे तो ऐसे ना लगे कि ये तो बहुत ही आम सी बात कर रहा है, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। अच्छा, प्रिसाइसली इसका आंसर देने से पहले मैं थोड़ा सा इसको एलिब्रेट करूंगा किसी और चीज़ के साथ। ठीक है, मैं चाहूँगा आप इसके बाद डिटेल में जवाब दें। हम कॉलर ले लें अगर आपकी इजाज़त हो साथ में। जी, पहले मैं थोड़ा सा जवाब, आप जवाब दे दें पहले, आपको मना कर सकते हैं, हमारी इतनी जरूरत। सो नाइस ऑफ यू, आप लोग इतने स्वीट हैं, मुझे लगता है डायबिटीज़ में हो जाए मुझे यहाँ से जाने के बाद। आप वहाँ पे कैश छोड़ देगा हमारे लिए अगर आपको अच्छे लग रहे हैं। नहीं, ऑनेस्टली अच्छा देखिए, आप जब से दुनिया बनी है, आप देखिए एक मैकेनिज़्म है ना, अल्लाह ताला ने बनाया है, हर चीज़ में आपके कम्युनिकेशन मौजूद है। ये नहीं है कि किसी के पास वर्ड या वोकैबुलरी कम है तो वो आपको कम्युनिकेट नहीं कर सकता। आप देखें, दिन रात आता है, ये एक मैसेज है। आपके वेदर चेंज होता है, ये एक मैसेज है। आपके इर्द गिर्द हर चीज़ अवेलेबल मौजूद है हर तरह से। अच्छा, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आप हंस रहे हैं ज़ेब, तो मैं इसका आंसर आपकी बात बड़े मजे की थी, मुझे से बहुत अच्छी हंसी आ रही है। तो ये कि हर चीज़ हमारे इर्द गिर्द है, हमने इसी एनवायरनमेंट से लेना है, प्रोवाइडेड कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ कितनी मिलती हैं। तो बुक रीडिंग, ये तो अगर आपने 10 लफ्ज़ बोलने हैं तो आपको कम से कम 10 किताबें पढ़नी चाहिए। आपकी क्रेडिबिलिटी तभी बनेगी। आपकी, जब हमने करेक्ट की बात की थी ना, जिसमें एक सी हुमायूं ने भी ऐड किया था, तो उसमें ये भी है कि आपकी रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए और मैक्सिमम पढ़ें आप। अच्छा, यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको क्लासीफाई करना पड़ेगा कि आपने पढ़ना क्या है। ये नहीं कि आप कोई भी लिटरेचर उठा लें, कोई भी न्यूज़पेपर उठा लें। इस पे जंग है हमारी, इस पे हम बात करेंगे। नौरीन की कॉल लेते हैं। हाँ, इस पे जंग है, ये बात मुझे लगता है हर चीज़ पढ़नी चाहिए। मुझे तो आई थिंक मुझे शायद आपने कहा किसी और तरह। अस्सलाम वालेकुम नौरीन। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है नौरीन? अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए हलीमा और हुमायूं भाई, आप सुनाए? बिल्कुल ठीक। आप सुनाए हुमायूं भाई, हम देख लेते हैं। हसनैन भाई, इसको बेइज्जती समझूं? समझ लो, आपकी एनर्जी से पता चल जाता है आप फिट हैं। ठीक है, अच्छा ठीक हो। अच्छा, उसने इस तरह कहा है कि आपसे पता लग रहा है। नहीं, अच्छी कॉम्प्लीमेंट है, थैंक यू यार। नौरीन कहती नहीं जितना मां नहीं करती, नहीं बेटा नहीं। हलीमा, कल आप बहुत प्यारी लग रही थी। मेरी बेटी ने जो सेकंड टाइम में आई है ना स्कूल से, तो प्रोग्राम देखा तो कहती है मामा ये हलीमा तो नहीं लग रही। कौन लग रही थी? मैं वो कलर आपको बहुत सूट किया ना, बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने उससे पूछा था आज हलीमा नहीं लग रही तो क्या लग रही है? आगे से बोली नहीं, लेकिन कहती है मामा ये हलीमा नहीं लग रही। क्यूटी। थैंक यू सो मच। इसका मतलब है येलो रंग में ज्यादा से ज्यादा पहना। क्या पता डर गई होगी, ये भी तो हो सकता है। अब बच्ची के तो कोड कम्युनिकेशन नहीं हुई, समझ नहीं आई बच्ची ने क्या कहा है। इसे कम्युनिकेशन नहीं कहते, ये समझदार हो। क्लियर नहीं है। बहुत शुक्रिया नौरीन, बहुत शुक्रिया। पढ़ने की बात और कारी राशिद साहब हैं, उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपने बड़ा सब्र रखना, आज कम्युनिकेशन कम ही होगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कारी साहब, क्या हाल चाल है?
जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बताइए मैं वो जी भाई। जी आवाज आ रही है आपको भाई भाई ड्रॉप हो गई है जी। अच्छा आप कह रहे थे, अच्छा आपने कहा सिलेक्टिव करना चाहिए। मुझे तो लगता है, मैं तो जब अखबार रोटियां लेने जाता था, मुझे याद है, मुझे तब से अम्मा ने इतना शौक डाला था, मैं लिटरली रोटियों का ना आधा इस तरह करके ठंडी करके रोटियां, और मैं हाथ में पकड़ी होती थी और मैं साथ पढ़ रहा होता। मुझे हर चीज़ पढ़नी चाहिए। अब ये एंड्योरेंस की बात है ना। अब आप तो कह रहे हैं कि ज़्यादा बोलने के लिए पढ़ना ज़्यादा चाहिए। अब इसमें फिल्टर कितना होना चाहिए, ये तो दूसरे ने देखना है, दूसरे एंड पे क्या एंड्योरेंस है। तो आई एम सॉरी टू से, मैं आपको वो पॉइंट आउट नहीं कर रहा। मकसद मेरा कहने का XYZ कोई भी हो सकता है। आपने जो भी पढ़ लिया आपके मेमोरी में आ गया, आपने किसी ना किसी वक्त उसको बोल देना है। तो अब ये आपने उसको, अगर आप अच्छा पढ़ेंगे तो आप अच्छा बोलेंगे। इसमें थोड़ी गाइडेंस ले लेने में कोई मज़ाइका नहीं है। एक वक्त था जब हमने स्टार्ट किया था, जब हम स्टूडेंट्स थे, स्कूल कॉलेज इवन यूनिवर्सिटी तक, तो आपका इंटरनेट इतना फ्लरिश नहीं किया था, इतना इसके एडवांसमेंट नहीं हुई थी। तो हम क्या करते थे, हम बाकायदा लाइब्रेरी से मेंबरशिप थी, कभी आपका ब्रिटिश काउंसिल से पढ़ रहे हैं, कभी आप अपने बाना कुस्सी और इशफाक अहमद पढ़ रहे हैं, तो हमने वहाँ से सीखा। फिर जब आपका एक मेयार बन जाए, फिर अब दूसरी बुक आपके पास आती है तो आपको पता चलता है कि इस बुक में और उसमें बड़ा फ़र्क है। ये हमें कुछ और बता रहे हैं, वैल्यूज़ बता रहे हैं, ये हमें बता रहे हैं कि दूसरे का मजाक कैसे उड़ाना है, दूसरे को हल्का कैसे लेना है। तो फिर वो ये है कि आपका कंपैरिजन, आपके अपने अंदर एक सेंसर लगा हुआ है, वो खुद ब खुद आपको चीज़ों को बताना शुरू कर देता है। अच्छा, मैं इस चीज़ को जहाँ तक जंग का ऐलान कर दिया मैंने, सिपाहियों तैयार हो जाओ अपने। मैं जहाँ तक इस चीज़ को समझी हूँ ना कि आपने खुद पहले इस एज पे पहुँचना है कि आप ये समझ सकें कि आप जो लिटरेचर पढ़ रहे हैं उसका मेयार क्या है। ये मतलब उनके कहने का मतलब है कि मेयार अच्छा होना चाहिए। कारी राशिद साहब हैं जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कारी साहब म्यूट कर देंगे टीवी को आप, ताकि हमें आपकी आवाज़ से आ जाए। बहुत शुक्रिया जी, बताएं क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जैसे आप फरमा रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छा मौजू है। अमूमन मैं और मेरी मिसेज जो है ना इस टाइम बैठ के देखते हैं आपका प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया। आपने बहुत खूबसूरत ये टॉपिक है, लेकिन सबसे इसमें अहम चीज ये है कि जो एक चीज आप खुद एक एक्टर नहीं कर रहे, लेकिन लोगों को अपनी जुबान से कोई चीज तरगीब कर रहे हैं, तो कभी भी वो इफेक्टिव नहीं होएगी। बिल्कुल। सबसे पहले जैसे अगर आप लोगों को कह रहे हैं आप सुबह उठ के एक्सरसाइज किया करें, नमाज पढ़ा करें, लेकिन खुद नहीं पढ़ते, तो क्या वो इफेक्टिव होएगी उसमें? क्या बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सबसे पहली चीज खुद अमली नमूना होना चाहिए। और दूसरा जो सबसे अहम चीज, मैंने कल आपके प्रोग्राम देखा था, उसमें आपने मिसवाक पे बात की थी। अब मेरे बच्चे हैं, मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि कभी भी मजहब को या जो इसको बगैर इल्म के ना, कि मसवाक जब एक लफ्ज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसवाक का लफ्ज लेकर नाम पे किया हुआ ना, तो फिर उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। आपने नहीं करना चाहते ना करें, ठीक है ना। ये एक मजहबी बहस छिड़ जाएगी कि लफ्ज मसवाक का लफ्ज बोला गया। ये अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया होता ना कि सिर्फ दांत साफ करो, तो फिर आप किसी भी चीज से कर सकते, तो उसको कोई हम इग्नोर कर सकते थे। बिल्कुल खूबसूरत बात की कारी साहब आपने, और मुझे अच्छा लगा कि आपने ये बात भी सुनी होगी कि हमने कहा था कि मसवाक जरूर करें। उसका बहुत बहुत शुक्रिया। मसवाक जरूर करें, और मैं भी मसवाक करता हूँ, लेकिन साथ में उसे ऐड ऑन कर दे टूथब्रश के साथ, टूथपेस्ट के साथ भी। मेरा नहीं ख्याल कहीं पे मना किया गया, मुझे लगता है, जहाँ तक जितनी मेरी नॉलेज, जितना मैंने पढ़ा, मैंने मसवाक के बारे में यकीनन पढ़ा है, तभी हम यहाँ बैठते हैं। और प्लीज़ आपको हरगिज़ ये किसी को ना लगे कि हम अपनी थोड़ी सी कलील से तैयारी कर यहाँ पर आते हैं, थोड़ा सा पढ़ कर आते हैं, कोशिश करते हैं और तब आप तक पहुँचाते हैं चीज़। पर यकीनन इंसान है, गलती ये बात की थी कि आप जो है वो किया करें, लेकिन उसके साथ एडिशनल जो है वो टूथब्रश भी कर लिया करें। तो ऐसे ने हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया कारी साहब। सर बहुत खुशी हुई आज। जरा अच्छा, मेरा पसंदीदा टॉपिक है कम्युनिकेशन का। सलीक़ा इज़हार और जुर्रत इज़हार भी कहते हैं, इसका बड़ा दखल है कामयाबी में। अगर आप सही मौके पर सही तरीके से बात करें, अच्छे तरीके से, तो बहुत फर्क पड़ता है। कभी कभी तो बड़े कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं। तो मेरा आपके मेहमान से सवाल ये है कि एक तो ये कि बहरहाल गुफ्तगू जो है वो पुरकशिश होनी चाहिए, उसमें कुछ अजीब अजीब सी मुतासिरकुन बातें, चाहे वो अशार की शक्ल में हो या कोई सॉल्यूशन हल हो किसी मसले का, दूसरे को जरूरी हो और उसको कशिश महसूस हो, ये बातें तो हैं। लेकिन एक टीचर के लिए मेरा सवाल ये है कि जो बहुत अहम हमारा जो मसला है कि चाहे प्राइमरी एजुकेशन, छोटे बच्चे हैं, या हायर एजुकेशन हो, यूनिवर्सिटी की सतह पे, हम देखते हैं कि उस्ताद की या टीचर की जो कम्युनिकेशन है, वो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाता हो, उसके लिए बुनियादी लवाजमात या आप क्या समझते हैं क्या जरूरी बातें हैं कि जिससे टीचर की कम्युनिकेशन जो है, स्किल को है वो डेवलप करने के वाले से बताएं, जिससे तालिब इल्म जो है उसको अट्रैक्शन महसूस हो, पढ़ाई में दिलचस्पी में। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हम
यहाँ पे लेंगे ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सर एक सवाल है मेरा पास आपके लिए, यकीनन आज आपसे बहुत सारी नॉलेज लेंगे। वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, वापस आएंगे, सर से एक सवाल भी पूछेंगे मेरे जहन में काफ़ी देर से मंडला रहा है, वो कौन सा सवाल होगा जानते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे यहाँ स्क्रीन लगी होती है बड़ी सी और मुजम्मिल ने मेरे ऊपर पेज लगा दिया और मैं नजर ही नहीं आ रहा। उसकी रीज़न ये है कि कल से 2-3 दिन से लोग काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट कर रहे थे कि हुमायूं जो है वो अपनी शक्ल को बार बार बहुत ज़्यादा देखता है। क्यों ना देखो, मैं प्यारा हूँ तो। मुजम्मिल ने बिल्कुल हुमायूं की शक्ल के ऊपर पेपर लगा दिया। पता कैसे चला? एग्जैक्टली वही लगाया जहाँ मेरी शक्ल नापा है बकायदा। हाँ उसने लगाया। अल्लाह तुम्हें पूछे मुजम्मिल, मेरे साथ तुमने दुश्मनी मोल ले ली है। अल्लाह अकबर। पता नहीं नजम का ही आसरा था जो तुम्हारे ऐसे दोस्ती से निभाई भी थी, बेचारा कैसे किया उसने, मुझे तो नहीं समझ आ रही। अच्छा अब नवीद साहब आपके पास आते हैं। कहा यह जाता है, मैंने कहीं पे किसी किताब में पढ़ा था कि अल्फाजों का इस्तेमाल वो करते हैं जो कमज़ोर होते हैं। कभी कभी आंखों से बात हो जाया करती है और अल्फाज के सामने बेदर्जा हो जाते हैं, और ये बात मुझे बड़ी खूबसूरत लगी। उसके लिए अगला भी तो बंदा ऐसा चाहिए जो आपकी आंखों की जुबान समझ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के दरमियान भी बातचीत तो होती थी, अल्लाह ताला करते थे। हालांकि कभी कम्युनिकेशन शायद इस तरह नहीं, वो तो चलो एक दफ़ा हुआ वो हमने कहा भी, लेकिन सुना भी मेराज पे, ठीक है, लेकिन कम्युनिकेशन तो फिर भी हो रही थी। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आप मेरे सामने बैठे और मैं आपके सामने बैठा हूँ और बात कुछ नहीं हो रही है, लेकिन कम्युनिकेशन तो फिर भी हो रही है। एक बड़ा स्पिरिचुअल सवाल पूछा है, आप मानते हैं इस बात को? एब्सोल्युटली, इट्स ट्रू। और आपने अगर इसको आप बुक के साथ कंपेयर करें तो तब भी आपका क्वेश्चन जेन्युइन है। एक कम्युनिकेशन है आपकी वर्बल, एक कम्युनिकेशन है नॉन वर्बल। ये आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं और वो ज़्यादा उसका इम्पैक्ट होता है, वो मैसेज जो है, वो मैसेज जब आपका जाता है तो इतना पावरफुल होता है कि वो कुछ उसका टाइम स्पैन बहुत बढ़ जाता है। लोग सदियों याद रखते हैं, सदियों नहीं तो दिहाइयों तो याद रखते ही हैं। आप देख लिया आपकी हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे मैसेजेस होंगे। आपने जिस हस्ती का नाम ले लिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ऐसा ही है जी। आप और उसी ट्रेडिशन को हम लेके देखिए चल रहे हैं। आपके जेस्चर्स हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आपकी साइलेंस भी कम्युनिकेशन है। अगर आप किसी से 2-3 दिन बात नहीं करते जो आपका बड़ा करीबी है, तो वो फ़ौरन फील करेगा। 2-3 दिन तो क्या, बहुत जल्दी फील कर जाएगा कि कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही। इसका मतलब है मैसेज कन्वे नहीं हो रहा। मैंने किसी से 7 महीने से बात नहीं की, उसको तो फील नहीं हो। हम यहाँ पे कॉलर लेते हैं, आप घरेलू मसाइल जो है ना बाद में डिस्कस कर लीजिएगा। कोई दम दरूद आपके पास? एक मिनट अगर आप दें, हम कॉलर ले लेते हैं। मिसेस वकार हैं शेखुपुरा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी हलीमा कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? और हुमायूं भाई आप ठीक हैं? मैं प्यारा हूँ यार जी माशाल्लाह, प्यारे हैं माशाल्लाह। आज का शो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, पहला सेगमेंट भी और दूसरा वाला भी बहुत। मिसेस वकार, मुझे यहाँ पे लोग बहुत तंग कर रहे हैं। बंदा खूबसूरत भी ना हो, प्यारा भी ना हो, लोग मेरे ऊपर अब चीजें लगाना शुरू हो गए ताकि मैं अपना हुस्न ना देख सकूं। अल्लाह आपको अपने ज़मान में रखे हुमायूं भाई। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया, बहुत जरूरत है जी हुमायूं भाई। आज मेरा बेटा घर पे था, बुराक है, मतलब आप उससे बात करें। ओह बुराक, अच्छा, यस। हे बुराक, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं हुमायूं अंकल? बुराक जी मेरी आवाज से अंदाजा लगा लो, फौरन भाई पर आ जाओ वरना। अच्छा जी हुमायूं भाई जी बेहतर। उसके पीछे से मामा ने उसे कहा कि हुमायूं भाई कहते हैं। अंकल खास से लगता हूँ मैं तुम्हें। बुराक पहले तो ये बताओ, अब तो और कोई बात ही नहीं होगी। और क्या कहे? चाचू कह दे। उन्होंने प्यार से कहा है। नहीं, ये वाला प्यार तुम अपने पास रखो, मेरे भाई पे रखो। मामू क्यों कहे मुझे? मैं किसी का मामू नहीं हूँ। चाचू कहते। मैं तो उसका मामू नहीं बना जिसने बना दिया था। चाचू मुझे आप बहुत पसंद है। और मुझे आप बहुत पसंद है बुराक, अंकल के अलावा। जी जी बुराक, मामा जो इनपुट दे रही है वो बोलो, क्या कह रही है वो? कुछ नहीं कह रही, मैं खुद ही कह रहा हूँ। खुद ही कह रहे? कितनी, कौन सी क्लास में हो? मैं 3। अच्छा, मुझ में क्या पसंद है तुम्हें? क्योंकि आप बहुत फनी बातें करते हैं। मेंटल लेवल सेम मैच करके मुझे लगता है। थैंक यू सो वेरी मच। और मैं कोशिश करता हूँ फनी बातें करूँ। मुझे लगता है सिर्फ तुम ही समझ पाते हो बुराक, और तो कोई नहीं। सेम लेवल, सेम कैटेगरी। बहुत अच्छा है, लेकिन उससे भी अच्छा आप है। आलू अच्छा है उसके? कौन अच्छा है? मजाक। शो अच्छा है, लेकिन उससे ज्यादा मैं अच्छा हूँ।
हसनैन भाई के खुले हुए ना माइक शाइक और नीचे ओनर्स भी सुन जी ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच, सलामत रहो। थैंक यू बुराक बहुत फॉर सारा प्यार कॉलिंग। तुम्हारे लिए। अरशद हसन हैं जी हमारे साथ रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जी आप लोग? खैरियत बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है माशाल्लाह। खूबसूरत आवाज़ है। आई एम ग्रेटफुल, थैंक यू वेरी मच। मैं ये आपके गेस्ट जो हैं इन्होंने पहले 5 C's की बात की थी, उसमें एक C जो है वो मेरे ख्याल में कंज्यूमेबल होना चाहिए कि आपकी जो बात है वो ऐसे तरीके से आर्टिकुलेट की हुई हो कि जिसको अगला कंज्यूम कर सके, उसको इतने इजीली डाइजेस्ट कर सके कि तल्ख से तल्ख बात भी आराम से बंदा डाइजेस्ट कर ले। इसको मैं इस तरह भी एक्सप्लेन करूंगा, बहुत से लोग चूंकि हम में से अज़वाजी बंधन में मुंसलिक हैं, तो जब आप वो हमारी अज़वाज हमसे कोई बात करना चाहती हैं तो वो घरों में कहते हैं कि जी मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से गुजर के जाता है। बिल्कुल। तो वो अक्सर आप देखें बहुत अच्छा सा खाना बना हुआ होता है, तो मैं तो जब जैसे ही घर में एंटर होता हूँ तो बेगम को कहता हूँ कि आज बताओ आज क्या करना है, क्या बात है, वो जो पते की बात है वो बताओ। गुड वन। अच्छा, तो आई एक्चुअली बिलीव दैट यू एक्चुअली नीड टू नेल इट थ्रू कि कैसे वो बात आर्टिकुलेट करनी है। तो अगर बेगमात को आती है तो मर्दों को भी पता होता है कि आज अगर कोई बेगम से कोई बात मनवानी है तो वो मैंने कैसे मनवानी है। देखो मैं आज तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, है ना? हाँ जी। आप कहते हैं ना देखो आज तुम्हारे लिए मैं क्या लाया हूँ, जिस दिन बात मनवानी होती है। आज अम्मी के घर चलते और प्लीज अम्मी के साथ अच्छी रहना तुम। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल ऐसे ही एक्सपीरियंस एक्चुअली काउंट करता है। तो मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल ये है कि ये हमें हल्की फुल्की सी टिप्स जो हैं वो सॉफ्ट कोटेड, शुगर कोटेड तरीके से अपने घरों में अप्लाई करनी चाहिए। बहुत तल्ख बातें भी बहुत अच्छे से तरीके से की जा सकती हैं और वो हमें अकोमोडेटिव भी होना आसान हो जाता है, बिकॉज फिर आप ऑटोमेटिकली उस डाइजेस्टेबल मोड में आ जाते हैं। अच्छा भाई, इतनी प्यारी लगी है मुझे आपकी कॉल। मैंने आपसे थोड़ी सी एक और बात करनी है। आपने जो बात की मैंने कहीं पे पढ़ा था, कहते जब भी आपसे कोई सवाल पूछे, कोई भी सवाल पूछे, अगर आपको गुस्सा भी आ रहा है आप उसका जवाब अच्छा दें। हिस्ट्री कहती है कि सवाल रिकॉर्ड नहीं होता, जवाब रिकॉर्ड होता है, लोग जवाब पढ़ते हैं। तो उसने भी ये कहा था, उसने भी ये कहा था जवाब रिकॉर्ड होता है। एंड ऑल्सो याद रखिए अरशद भाई, आपने जो 5 C's की बात की मैं भी एग्री करता हूँ, बड़ा कलील सा नॉलेज है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं भी 5 C's को नहीं मानता कि कम्युनिकेशन के लिए ओनली दीज 5 C's आर इंपॉर्टेंट। दैट्स नॉट ट्रू। आपका मैसेज क्लियर हो, आपका कंसाइज हो, क्लैरिटी हो, लेकिन दूसरे वाला सुनने वाले में भी तो कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए जो डिकोडेड और उसके लेवल का ना हो। वेरी राइट, तो फिर नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया जी। डीजे खान से हमारे साथ लास्ट कॉल है, क्या नाम है आपका इलाका? डीजे नहीं मिन्हा। अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरत नाम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है आपका? ठीक है, बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं मिन्हा? मैं भी ठीक हूँ। मिन्हा नहीं, ये मिना नाम है। ओके हाँ जी जी, क्या मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। आप दोनों का जो आपस में कम्युनिकेशन का जो लेवल है वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। बहुत शुक्रिया मिना, और हमें आप बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैंने बस ये बताना था, मैं बीइंग अ टीचर, मैं मतलब कम्युनिकेशन के बारे में बताना चाह रही थी जी कि टीचर को मतलब जैसे कम्युनिकेशन का बहुत रोल होता है हमें पढ़ाने के दौरान, तो एक टीचर को जो है ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए, मतलब बच्चों के साथ उनके लेवल के साथ। अच्छा, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जो बात अभी अरशद साहब ने की थी ना, वही आपने रिपीट की है कि लेवल उसका ऐसा होना चाहिए कि अगले को समझ भी आ जाए। मिना, कहाँ पढ़ाते हो आप? स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में? नहीं, मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ और वो प्राइमरी स्कूल में हूँ। अच्छा, प्राइमरी स्कूल में छोटे बच्चे होंगे। और मिना, बच्चों से मोहब्बत है या बस लंग लंगा हो रहा है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा। मैं बहुत चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह कॉल करती रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। सलामत रहे। आपकी तरफ आते जो आपसे बात कर रहे थे और जो सबको, अच्छा कॉलर ने भी हमसे सवाल पूछे, आपसे कम्युनिकेशन के हवाले से पूछेंगे। एक तो हम क्योंकि ज़्यादा एम्फसाइज हम कम्युनिकेशन पे कर रहे हैं, आपने बड़ी खूबसूरत बात आपने आंखों की बताई कि वो भी कम्युनिकेशन हो रही है। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ प्रायर नॉलेज? एक प्रायर नॉलेज होना क्यों ज़रूरी है जब भी कम्युनिकेशन करें? और क्या खाली बात करना ज़रूरी है? अपीयरेंस, एक इंसान की क्या पहनावा है, उसके जेस्चर्स क्या है, उसकी शक्ल सूरत कैसी है, उसके आवाज़ में दबाव कितना है, दम कितना है, क्या ये भी मैटर करती है? सर जी बिल्कुल, आपके दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, पहले मैं आपके सेकंड वाले का जवाब देता हूँ। जी सर। कि आप खाने के लिए अच्छी चीज़ का इंतखाब करते हैं, आप पहनने के लिए अच्छी चीज़ का इंतखाब करते हैं,
तो बोलने के लिए अच्छे अल्फाज का इंतखाब क्यों नहीं करते? आपकी पर्सनैलिटी तो 5 मिनट में अगर आपने अच्छा पहना हुआ है तो वो आपका एक इम्पैक्ट आएगा, लेकिन अगर आप अच्छा बोलेंगे तो वो आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसलिए आपका ये जो अल्फाज का चुनाव है, जो आपने बात की, अच्छी बात, ये बहुत ज़रूरी है इसके लिए। और दूसरी बात, जो पहला क्वेश्चन था कि आपके पास नॉलेज कितना होना चाहिए, तो उसमें हमारे फिर अगेन हम बुकिश नॉलेज पे आ जाते हैं कि आपके 5 Ws एंड 1 H जो है वो बहुत काउंट होता है। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक एक रिसर्च है। 5 Ws आपको मुझसे बेहतर पता होगा। Why, what? जी, मैं कोई भूल गया वाई तो आपने बताना है। W रादर, वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, विच, एंड 1 H इज़ हाउ। आप अगर इन 6 क्वेश्चंस का अहाता कर लें तो आप वेल प्रिपेयर्ड हैं। और आप जैसे मेरा एक एडवर्टाइजिंग का शोबा भी है, मैं उसमें पिछले 20 साल से मुंसलिक हूँ। तो जब भी हम प्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं तो हम उनको बताते हैं कि भाई व्हाट इज़ टू बी डन एंड हाउ इज़ इट टू बी डन। आपको ये क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं पता होते हैं तो आप ब्लैंक जाते हैं, यानी आप खुद प्रिपेयर्ड नहीं हैं। नॉलेज के लिए ज़रूरी है कि आप अपने उन क्वेश्चंस के आंसर्स पहले खुद को दें। पहले आप खुद कन्विंस्ड होंगे तो आप दूसरे को कन्विंस कर सकेंगे। तो प्रिपरेशन इज़ अ मस्ट। बिल्कुल। अब वो इग्नोरेंस वाला और वो साइलेंस वाला जो माहौल है वो ख़त्म हो चुका है। अब इतना नॉलेज है, इतना ज़्यादा है कि अब क्योस हो चुका है नॉलेज का। आपको उसके अंदर बहुत प्रिसाइसली, बहुत स्पेसिफिक रहने के लिए ज़रूरी है, टू द पॉइंट बात करने के लिए, कि आप उसकी तैयारी करके जाएं। अदरवाइज़ फिर ये होगा कि आप बात तो टाइम जल्दी से बता दीजिए, वक्त ना खत्म हो जाए। माँ और बच्चे में कैसी कम्युनिकेशन होनी चाहिए? क्या आज भी मार पीट से काम हम लोग चलाते हैं? क्या इतनी इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं चाहिए कि माँ ऐसी बात करे कि बच्चा कन्विंस हो जाए? रीजनिंग ज़रूरी नहीं है माँ की बात में, या कि दबाव ज़रूरी है? हम दबाव से काम करते हैं, हम रीजनिंग से काम नहीं करते। जी, अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। आप लोग मुझसे ज़्यादा प्रिपेयर होके आए हैं दोनों के दोनों। अच्छा, माँ की कम्युनिकेशन वैसे ज़्यादातर 6 फुट से होती है, 6 फुट के फासले से। वो चप्पल भी हो सकती है, बेलन भी हो सकता है। वो इतनी इफेक्टिव होती है कि बच्चा फ़ौरन समझ जाता है उसको। लेकिन यह है कि माँ जब आपको नौ माह बच्चे को अपने पेट में रखती है, उसकी कम्युनिकेशन तो तब से स्टार्ट है। अपनी गोद में 2 साल बिठाती है, अपना दूध पिलाती है, फीड करती है, वो कम्युनिकेशन है। वो अपनी चीज़ें आगे ट्रांसफ़र कर रही है और उसके बाद वो नस्लें ऐसे ही नहीं बनती माँ से। और माँ और बच्चा का वो रिलेशन ही क्या है कि वो माँ देखे और बच्चा समझ ना सके। बिल्कुल, वो ऑब्वियस है। वो एक अलग बात है कि अगर कोई बच्चा स्टबर्न है या वो थोड़ा अपनी ज़िद पे अड़ा हुआ है तो वो नहीं समझता, लेकिन माँ है। और दूसरी बात ये कि माँ के प्यार में, माँ की मार में आपने बिल्कुल वो कुछ ऐसा नहीं समझना कि माँ कभी नफरत कर ही नहीं सकती, कभी माँ की गुस्सा जो कर प्यार सकती है उसमें भी मार है, उसमें भी प्यार है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी बहुत सारे मजीद ऐसे सवाल थे जो हमने करने थे और बातें करनी थी। वक्त हमारे पास बहुत कम होता है। इंशाल्लाह आपको दोबारा दावत देंगे अपने शो पे और आपसे और मजीद बातें करेंगे। आप लोगों से यहाँ इजाज़त लेते हैं। मुझे हुमायूं, हमारी पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखें। अब तो अपने वालिदैन का ख्याल रखें। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल फ्राइडे को। अल्लाह हाफ़िज़।